ठीक है, ग्रेट। गुड इवनिंग गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कैमरा भी ऑन करता हूँ, ठीक है? देन स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। गाइस, आई थिंक आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू, राइट? मैं सबको दिख रहा हूँ? यस विजिबल यस एंड यस यस। ओके, ग्रेट। ठीक है, एक कल के सेशन में बहुत सारी चीजें हमने देखी। जॉइंट्स वाले पार्ट पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। आज वो पार्ट हम पहले कुछ 10-15 मिनट्स में वो कवर करते हैं। और जो जो ग्रुप में बताए थे कि एग्रीगेट फंक्शंस, कॉन्केटिनेशन फंक्शंस, ऑपरेटर्स, जिसमें कुछ सेट ऑपरेटर्स है, लाइक ऑपरेटर्स, उन सभी पे हम हैंड्स ऑन देखते हैं कि हाँ, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है? और आज हम ETL प्रोजेक्ट, जो मैंने कल भी लेना नहीं हुआ बिकॉज वो डिस्कशन में हमारा 1.5 घंटा गया। और गुड न्यूज़ भी है, कल्पेश ने एक और ऑफर निकाला, सो वो भी हम उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। और कल के सेशन में दो चीज़ें हमने हाईलाइटेड देखी। एक तो किरण, जिन्होंने एक उनके काम में, मतलब जॉब में ही स्विच मार के डेटा एनालिटिक्स पोजीशन निकाली, वो भी एज अ फ्रेशर, और वो भी 14.78 का पैकेज, मतलब 15 लाख का पैकेज एज अ फ्रेशर। सो नेक्स्ट लेवल, ठीक है? तो अपस्किलिंग इज पॉसिबल, दैट इज द पॉइंट। साथ में कल्पेश भी थे। कल्पेश ने तो बहुत सारी चीजें बताया आपको, डीप गए बैंकिंग डोमेन में, वो भी हमने एक्सप्लोर किया। तो बहुत सारी चीज, हम ये पूरी जर्नी में हमें सीखने बहुत कुछ मिलेगा। इट इज ऑलवेज अ लर्निंग, ठीक है? लर्निंग फर्स्ट वाला चीज है। क्या करना है आज? आज हमें सभी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके देखना है। मैं आपको ना आज एक टूल, एक सॉफ्टवेयर बता दूंगा, वहां से आप जो मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? अलोंग साइड, अलोंग साइड सिलेबस का कोई एंड नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? आप पूरा साल भी पढ़ोगे तो घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे, ठीक है? सो मेंटोरशिप मैटर करेगी, ठीक है? मेंटोरशिप के लिए क्या स्टेप्स लेना है, कैसे हमें करना है, वो भी हम आज देखेंगे, ठीक है? सो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं फिर। हम जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन प्रोजेक्ट शेयर। नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट्स भी देख लेंगे हम आज, ठीक है? प्रोजेक्ट्स का डॉक्यूमेंट्स भी है मेरे पास और बहुत सारी चीजें रेडी। बट हाँ, धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है? SSMS पे थे, मैंने कुछ चीजें पूछा था, तो थोड़ा Q&A लेते हैं क्योंकि अभी थर्ड डे है। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी मेरे साथ 2-3 सेशंस, आप सभी ने टाइम स्पेंड किया, सो यू नो। सो बताओ मुझे, व्हाट इज योर सोर्स डेटाबेस? इफ यू आर यूजिंग SQL, you are good at, if you are a data analyst, what is your source DB name? What is your source database name? मोहित यस। बताइए। So what is your source database name? MySQL और SSMB। I'm not getting, Guru Prasad ji. Can you please come again? MySQL हो सकता है। SQL MySQL, Server, SQL Server. Okay. So what is your IDE? Which IDE you are using for your development process? SSMS, SSMS। SSMS. What is the full form of SSMS? SQL Server Management Studio। SQL Server Management Studio. What is the difference between DBMS? कौन बताएगा? Please raise your hand. What is the difference मैं between DBMS, RDBMS? बताओ मैं आर्यन। मैं मैं Yes, बता please. DBMS, firstly, DBMS stands for Database Management System, and RDBMS stands for Relational Database Management System. And DBMS stores data in the form of files, and RDBMS stores data in the form of tables. Hmm? And the example of DBMS is Excel, Word, and the example of RDBMS is SQL Server, MySQL. Okay, good. So, what is the difference between DDL and DML commands? कौन बताएगा? DDL and DML statements. What is the difference between DDL and DML statements? DDL stands for Data Definition Language and DML stands for Data Manipulation Language. In DDL, there are create, drop, and alter and truncate command we use, and in DML, basically insert, update, and delete commands are used. Okay, good. उसमें और एक पॉइंट सभी ऐड कर दो। In DDL commands, rollback is not possible.
In DDL command, rollback is not possible, and in DML command, rollback is possible. Rollback मतलब undo. Rollback functionality use करके देखेंगे आज हम. वो एक थर्ड पॉइंट आप बता सकते हो. इट इज गुड पॉइंट. ठीक है. कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट? मैं बता सकता हूँ. प्लीज गुरु प्रसाद जी. So delete is a DML command, and delete will do row by row delete operation on table, whereas truncate will do will delete all the rows at a time. It is a data definition language command, and it is auto commit, whereas delete is a non-auto commit. Drop is, truncate will keep the structure as it is, but truncate will delete the data from all the rows. And drop is a permanent delete thing, and it is auto commit, and it is a DDL command, and DDL will delete all the structure as well as data. Okay, it will Sorry, delete drop will delete all the structure and data. Okay, good, very good. So और कोई बताएगा सेम क्वेश्चन? अगेन कौन बताना चाहेगा? यश, श्रीकांत, सिद्धांत. In delete, we delete the rows, but the structure remains. And drop, or in drop command, the delete all the contents as well as the tables. In truncate, the remains the structure, whereas all the records are deleted. All the records are deleted. ओके. सो विधि, आज ना ये मीटिंग होने के बाद में वी विल कनेक्ट. या तो आप मीटिंग के एंड तक अगर पॉसिबल हुआ तो रुकिए. आई विल कॉल यू. ठीक है. अपोलोजाइज, मैं पूरा दिन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा था. सो मेरे एंड सर से प्रोजेक्ट टाइम नहीं मिलेगा? आया. सो यस सिद्धांत. सर यू आर नॉट ऑडिबल. हाँ चलो, मैं बताता हूँ. ठीक है. अभी ना ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक आप कब जाएंगे? म्यूट कर दो. इफ नॉट नेसेसरी म्यूट ही रहने दो. ठीक है. सो ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस पूछने आने वाले सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में आते हैं. ठीक है. सो इसमें हमें करना क्या है? अभी हमें सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक्स चीजों को समझना है. बेस. ठीक है. दीज आर द बेस. आपको ना इंटरव्यू में पूछा जाएगा, क्योंकि डीडीएल, डीएमएल ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे सभी कमांड्स के बारे में आइडिया आ जाता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर में कौन से कमांड्स है. आर यू अवेयर अबाउट? ठीक है. और फिर अवेयर हो तो उसका डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हो. ठीक है. तो अभी ना मैं 2-3 चीजें बताता हूँ. जैसे SSMS इज अ डिफरेंट टूल, SQL डेवलपर इज अ डिफरेंट टूल. यहाँ पे कुछ चीजें अलग काम करती है. तो रोल बैक यहाँ पे DDL और DML दोनों में पॉसिबल है. ठीक है. अभी मैं करके बताऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा. आज हम वही चीजें कुछ करते हैं. साथ में मैंने और क्वेश्चंस बताया था. जॉइंस हमने लिया था, थोड़ा शॉर्ट में लिया था. बट व्हाट इज जॉइंस एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट जॉइंस? सो कौन बताएगा जॉइंस का आंसर? What is, Joins are used when we used to retrieve data from multiple tables at the same time. how many types of joins are there? 6 types of join. 6 type of joins. Okay, are you sure 6 types of joins are only there, or are there any other joins are also available? Inner join, cell, right outer join, left outer join, cross join, union join, right anti joins, left anti join. सो 5 जॉइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 5 जॉइन तो आपको पता होने ही चाहिए. कौन से थे वो 5 जॉइंस विच आर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट? वापस बताओ, कौन से थे? Right, right outer joint, left outer joint, union, cross joint. ओके, क्रॉस जॉइन. गुड. ठीक है ना, बराबर है ना. सो कॉन्फिडेंटली बताओ, ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है. ठीक है. चलो ऐसे मैं कंटिन्यू करता हूँ. म्यूट कर दो सभी. म्यूट कर दो. ठीक है. सर प्रोजेक्ट मिलेगा? हाँ बोलो ना. सर प्रोजेक्ट मिलेगा? प्रोजेक्ट मिलेगा. मैं प्रोजेक्ट शेयर कर दूंगा, बट अभी पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, जो अपन ने बोला है वो पढ़ लेते हैं.
EMP ETL का प्रोजेक्ट मैं बता दूंगा, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, एनवायरनमेंट कैसा होता है, मैं वो प्रोजेक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि कैसे क्या चीजें चलेगी। और देन फाइनल फेज में आते आते मैं प्रोजेक्ट भी शेयर कर दूंगा। प्रोजेक्ट मिल जाते रहे, वो कुछ बड़ी चीज नहीं। प्रोजेक्ट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। प्रोजेक्ट पे आपको बस पूछेंगे आपने कहा आपने क्या किया, कौन सी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पे काम किया, ठीक है, उसके बाद में आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, ठीक है। मैं हाई लेवल पे बताता हूँ, प्रोजेक्ट में दो टाइप के मेजर काम होते हैं, ठीक है। एक पहला काम आपको आपके पास में रहेगा कि आपको टिकट्स आते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट और वहाँ पे कुछ चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, तो वो चैलेंजेस के टिकट रेज होते हैं, ठीक है। और वो टिकट्स आपके पास आते हैं और यू नीड टू रिजॉल्व दैट चैलेंजेस, कि पापा ट्रबल शूट करो, देखो कहाँ पे इशू आया और उसका कोड लिख के रिजॉल्व कर दो। तो दैट इज वन ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेटाबेस डेवलपर होती है। सेकंड, कभी कभी प्रोजेक्ट एकदम स्क्रैच से आता है, तो तब आपको डेटाबेस डेवलप करने का भी काम होता है, ठीक है। थर्ड, जब हम टीम एज ए टीम काम करते हैं और किसी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है और टेस्टर्स आर बिल्डिंग सम सिनेरियोज और वो सिनेरियो का कोड उनको नहीं बनाते आ रहा है, सो दे यूज टू कनेक्ट विथ यू। आप उनके साथ बैठ के वो कोड को डिजाइन करते हो। इट टेक्स टाइम फॉर श्योर, कि वो बड़े कोड होते हैं, मतलब कभी कभी तो मैंने कुछ कुछ कोड 300 300 400 लाइन की भी देखे हैं स्टोर प्रोसीजर में, उसमें मल्टीपल लेयर्स में वो कोड रन हो रहा है, ठीक है, एसपी रन हो रहा है, और इतने बड़े बड़े कोड भी होते हैं, तो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड द कोड, ठीक है। तो ऐसे 3 4 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी आपको 10 15 मिनट में प्रोजेक्ट बताना या 1 घंटे में प्रोजेक्ट बताना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट हाँ मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है, मैं उसका ओवरव्यू दे सकता हूँ। बट बिल्ड करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ टाइम, क्योंकि अभी उसके लिए एटलीस्ट आपको स्कीमा समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको उसके रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए, देन हम उसके बाद धीरे धीरे उसका स्कीमा बनाएंगे, धीरे धीरे होगा, ठीक है। सो अभी ना, जैसे मैंने कुछ चीजें बोला बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो जॉइंस का प्रैक्टिस हमने बहुत ज्यादा नहीं किया, ठीक है, बट हमने 2 दिन थोड़ा थोड़ा जॉइन पढ़ा। तो क्या सभी को जॉइंस ये क्लियर है, हम जॉइंस के आगे जाए या जॉइंस पे आपको टाइम स्पेंड करना है, बताओ मुझे, ठीक है। और आज मैं कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन फॉर ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स देन उसके बाद में मैं फंक्शन, एडवांस फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस पे, और देन उसके साथ में क्लॉजेस और बाकी चीजें, जैसे कि हाउ टू फाइंड आउट डुप्लीकेट्स का क्वेरी, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट nth मैक्स सैलरी। ये कुछ कॉम्प्लेक्स कोड्स पे मैं आपको जैसे एक ऑपरेटर्स भी बता रहा था, सेट ऑपरेटर, फंक्शंस, देन उसके बाद में मैं क्लॉजेस पे भी आपको ओवरव्यू देने का सोच रहा था। तो हमारा 1 1.5 घंटे में हम बहुत सारा कंटेंट कवर कर देंगे। साथ में आप अगर प्रोजेक्ट्स ही बोल रहे हो तो हम थोड़ा एक टाइम डिवाइड कर देंगे प्रोजेक्ट्स में, जिसमें मैं आपको ETL प्रोजेक्ट बता दूंगा कि ETL प्रोजेक्ट रन कैसे करता है और उसके अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं, उसका डेटाबेस डेटाबेस डिजाइन डिजाइन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कैसा है, ठीक है, मैपिंग डॉक्यूमेंट कैसा है, मैपिंग डॉक कैसा होता है, ठीक है। एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पे अपन गो थ्रू कर लेंगे, कि डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कवर कर लेंगे कि ये मैपिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या है, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और भी प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि somehow these are confidential, और वो प्रोजेक्ट मैं डायरेक्ट पब्लिकली नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, जब अपन अपना बैच क्लोज हो जाएगा तब मैं वो प्रोजेक्ट का गो थ्रू भी कराऊंगा, ठीक है। बैंकिंग डोमेन के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव डेटा भी बताऊंगा, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा रिस्क हो जाएगा उसमें, ठीक है। सो मेरे पास कुछ रेडी प्रोजेक्ट्स थे जिसमें हमने वो बहुत प्रैक्टिस के लिए जो बनाए थे, वो मैं प्रोजेक्ट्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स ही अगर आपका मेन गोल है तो यूट्यूब इज अ बिगेस्ट सोर्स। यूट्यूब का अगर अच्छे से आप अगर यूज करोगे तो आपको सब मिलता है वहाँ पे, ठीक है। बस आपको उसमें से क्या सॉर्ट करके डिफाइन करना है, वो इट्स योर कॉल, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, आज हम बेस से जीरो से चालू करते हैं। ये मुझे बताओ, ये जॉइंट्स वाला पार्ट पे हमें टाइम स्पेंड करना है या आगे बढ़े डायरेक्ट ऑपरेटर्स पे जाए, आप बताओ। तो इसमें 15 to 20 मिनट जो आप कह रहे थे इसके अंदर तो नल वाला तो बता दिया था। इसमें आपने बताया ना कि एम्प्टी भी हो सकता है, जैसे T1 T2 दे रखा है, तो हाँ, उसमें से अगर एम्प्टी भी होते हैं, किसी रो में कोई एम्प्टी रो भी है, तो उसको कैसे फाइंड करता है, अगर आप वो समझा दे तो सही रहेगा।
तो ठीक है, तो अपन ना इस पे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि 1, ठीक है, 1, देन आपको ब्लैंक दे देंगे, और फिर देन 1, देन नल भी दे देंगे। एक टेबल में एक T1 है, टेबल 1, ठीक है, एंड देन उसी के बाजू में टेबल 2 है। तो मैं ये वाले कोड ना आपको डेटाबेस में डेवलप करके बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास के कोड्स, क्रिएट टेबल एक हम बना रहे हैं T1, ठीक है। इसके अंदर हम कॉलम दे देते हैं आईडी नाम का कॉलम दे देते हैं, एक टेबल बना देते हैं, इसमें हम दे देते हैं इंट। इसमें मैं कोड डिफरेंट डिफरेंट यूज करके बता देता हूँ आपको। दोनों हम क्रिएट कर देते हैं जल्दी जल्दी। T2 IT43 वर्कशॉप, जो कल हमने डेटाबेस यूज किया था, ठीक है। हमारा डेटाबेस आ गया, हमने 2 कोड को फायर कर दिया, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, डेटा साइज, आपको इसके कमांड याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम डेटा डाल रहे हैं, इंसर्ट इनटू T1। अब हम T1 में डाल रहे हैं वैल्यूज आर इन सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 1, देन उसके बाद में हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1। अभी मैं एक ब्लैंक वाला कंसेप्ट ले लेता हूँ, एक ब्लैंक डाल देता हूँ, ठीक है। साथ में मैं एक कोड में नल डाल रहा हूँ, अगेन एक कोड में नल डाल रहा हूँ, ठीक है। एक कोड में ब्लैंक डाल रहा हूँ, अगेन ब्लैंक डाल रहा हूँ, ठीक है। सो हमने 1 1 ब्लैंक, नल नल, ब्लैंक, ये कोड यूज किया, ठीक है। अगेन हम T2 भी यूज कर रहे हैं, टेबल 2। यहाँ पे टेबल 2 में वी आर यूजिंग 1 1 2, देन यहाँ पे कुछ जगहों पे कोड में हम 33, एक बड़ा सा नंबर भी ले लेते हैं, बड़ा सा नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ छोड़ देते हैं, जैसे कि इसमें से भी कुछ मैच होना चाहिए, तो हमें 33 वाला नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा हमने ले लिया, ठीक है, जिसमें कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या कैसा आउटपुट आएगा। तो टेबल से एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। दोनों कोड डाल दिया मैंने, एग्जीक्यूट किया, और एक में 7 और एक में 8 रिकॉर्ड चले गए। और अब हम इसमें डेटा विजुअलाइज करके देख रहे हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, और अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2, ठीक है। हम दोनों को सिलेक्ट करके देख रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया, ठीक है। सो क्या डेटा है हमारे पास अभी, क्या डेटा है हमारे पास है यहाँ पे 1 1 0 नल नल 0 3, यहाँ तक। और देन यहाँ पे 1 2 0 नल नल 0 22 एंड बड़ा वाला नंबर आ गया। तो अभी मुझे बताओ, व्हेन वी आर पुटिंग ब्लैंक, तो क्या ले रहा है वो ब्लैंक की जगह पे, थर्ड नंबर पे देखो क्या ले रहा है वो, 0. 0. सो सो व्हाट इज ब्लैंक। तो अभी ना ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक एंड नल, ब्लैंक और नल के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। व्हाट इज ब्लैंक, व्हाट इज ब्लैंक, Blank is 0. ब्लैंक ये 0 है। व्हाट इज नल, There is no अननोन वैल्यू, इट इज unknown value. अननोन वैल्यू। सो क्या ब्लैंक ये नोन है,
क्या ब्लैंक ये नोन है? नहीं वाह, नहीं हमें ब्लैंक भी नहीं पता। तो ना ये ब्लैंक के दो सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है, ये ब्लैंक के दो सिनेरियो बनते हैं, ये इसको हम बोलते हैं पहली बात तो ब्लैंक। ये क्या है? ये है ब्लैंक। अब ये ब्लैंक के दो टोटल सिनेरियोज बनेंगे। एक तो जब हम वेर कैर वेर कैर डेटा यूज करेंगे और कैर डेटा टाइप यूज करेंगे। जब हम वेरक्यार मतलब वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग या कैर टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे, तब ये ब्लैंक एक्चुअल में ब्लैंक हो जाता है, मतलब उसमें कुछ देयर इज नो वैल्यू, कुछ भी नहीं रहता, ब्लैंक हो जाएगा, मतलब टोटल ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, टोटल ब्लैंक दिखेगा हमें। ठीक है, ब्लैंक दिखेगा। बट यही सिनेरियो को जब हम यही सिनेरियो को इंट टाइप के डेटा टाइप के साथ करेंगे, इंटीजर इंट हुआ या फ्लोट फ्लोट हुआ या डेसिमल हुआ, तो वो जीरो ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक कुछ होता नहीं है। पॉइंट समझा कि नहीं? सो ब्लैंक के दो सिनेरियो बनेंगे। अब ये दो सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दो जगहों पे डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। जब हम कैर वेर कैर यूज करेंगे तो ब्लैंक ब्लैंक रहेगा, मतलब पूरा ब्लैंक हो जाएगा। हमें कभी कभी रिपोर्ट में क्या होता है, नल नहीं देना होता, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट में नल को रिप्लेस कर देते हैं ब्लैंक के साथ और देन रिपोर्ट देते हैं क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट को नल नहीं समझ में आते और वो ज्यादा नल नल दिखे तो इट डजंट साउंड गुड, प्रोफेशनल नहीं दिखता। तो हम क्या कर देते हैं, ये ब्लैंक को नल के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये हम अपडेट के जब कोड पढ़ेंगे तब तब बता दूंगा कि वो कैसे करते हैं। एज ऑफ नो बस ये दो सिनेरियो आप समझो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड ब्लैंक? इसका अच्छे से आंसर फ्रेम करो। आप नल के बारे में तो डायरेक्ट बता सकोगे, वेन एवर the database is not understand what value we should put, it should always put the blank inside the table। मतलब जब कभी भी हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे या वैल्यू डेटाबेस को नहीं देंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेता है, नल। जब हम कुछ भी नहीं देंगे तो नल ले लेता है वो, ठीक है। सो नल इज अ अननोन वैल्यू एंड ब्लैंक इज अ नोन वैल्यू। It varies with the data type. When we are using varchar, it will create blank space. And when we are using integer, float, or decimal type of number type of data types, it uses zero as input. पॉइंट समझा? तो आपको ये वाले सिनेरियोस पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये वाला चीजें थोड़ा हाईलाइटेड एंड इम्पोर्टेंट था, Sir, ठीक uh, है। पूछो ना। sir, there is one more question asked in Infosys, which is capital null and null quotations में difference क्या है? हाँ, तो अभी अभी अगर मैं नल, जैसे मैं एन यू नल नल लिख दूं, ठीक है, और सिंगल कोट में नल लिख दूं, और यही था ना, ये कैपिटल एंड स्मॉल, और तो ये कंसिडर किया जाएगा नेम, ठीक है। जब भी हम सिंगल कोट में कुछ देते हैं तो इट विल कंसिडर्ड एज नेम, एंड ये कंसिडर किया जाएगा नल इज अ अननोन वैल्यू। सो दैट इज द डिफरेंस, मतलब ये नल इज अ अननोन वैल्यू, एंड जब ये सिंगल कोट में आ जाएगा इट विल अ टेक्स्ट, ये नाम नेम की तरह कंसिडर करेगा। नेम, नल इज अ नेम। तो जब भी सिंगल कोट में आ जाता है कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये भी एक इसका आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं नल के लिए, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी ना आपने दो टेबल हमारे पास आ गए, एक T1 एक T2, ठीक है। इसका इनपुट भी यहाँ पे है। अभी मुझे ना इसके आउटपुट चाहिए, तो मुझे सबसे पहले बताओ इसमें इनर ज्वाइन का आउटपुट क्या रहेगा। सभी चैट बॉक्स में डालो इनर ज्वाइन का आउटपुट। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ सभी के लिए। चैट बॉक्स में इनर इनर ज्वाइन का आउटपुट क्या रहेगा डालो। देन उसके बाद में इनर के बाद में लेफ्ट ज्वाइन, उसके बाद में राइट ज्वाइन, उसके बाद में फुल आउटर ज्वाइन, देन उसके बाद में फुल आउटर ज्वाइन एंड फुल इनर ज्वाइन, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन, फुल इनर ज्वाइन।
इसके आउटपुट बनाने सभी को, ठीक है। यहाँ पे डेटा दिख रहा है 110 और ये भी मैं कर देता हूँ ऊपर। चैट बॉक्स में लिखो क्या आउटपुट आएंगे, देखना है मुझे अभी। आराम से करो, कोई कहीं नहीं, ठीक है। जो पहला दिन है रिलैक्स रहो, ये सभी टॉपिक्स रिवाइज होंगे हमारे, ठीक है। और हम ये रिवीजन मंडे से लेंगे, ठीक है। टॉपिक्स का टेंशन मत लो। बट हाँ, जॉइंस के ये वाले क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में पूछे, अभी ये बहुत ज्यादा टफ बता दिया मैंने। नॉर्मली छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि दो टेबल आपको दे देंगे, एक टेबल 1 में एम्प्लॉय एंड टेबल 2 में ये आपको वहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म करके बताना है। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास में 4-5 टेबल है, हाउ डू यू ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स एट अ टाइम, ठीक है। ये 3 टाइप के कैटेगरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, और उसमें ये वाला मोस्ट फेमस है, ये वाले पूछे जाते हैं। डालो चैट बॉक्स में, देखना है मुझे कितनों के आंसर्स आ रहे हैं। मैचिंग रिकॉर्ड शोज इन इनर जॉइन, ये फॉर्मूले याद है ना, मैं फॉर्मूला बता दूं क्या सबको? इनर जॉइन का फॉर्मूला क्या है? कॉमन रिकॉर्ड्स, ठीक है, कॉमन रिकॉर्ड्स। देन लेफ्ट जॉइन का फॉर्मूला क्या है? कॉमन रिकॉर्ड्स प्लस Left रिमेनिंग, for remaining records in left table. रिमेनिंग लेफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है। कॉमन रिकॉर्ड्स प्लस रिमेनिंग लेफ्ट। राइट जॉइन का फॉर्मूला क्या है? कॉमन Common रिकॉर्ड्स record प्लस is remaining right. राइट। देन फुल आउटर जॉइन का क्या फॉर्मूला बनेगा? कॉमन रिकॉर्ड प्लस रिमेनिंग So लेफ्ट I'm right. प्लस रिमेनिंग राइट, आर आर, ठीक है। और कौन सा था? ये क्रॉस जॉइन था हमारा, क्रॉस क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन डायरेक्ट कार्टिशन प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है कार्टिशन प्रोडक्ट। कार्टिशन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टिशन इंटरव्यू में ऐसे ही बताना है। जैसे अगर मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि कैन यू प्लीज गिव मी द एक्सप्लेनेशन ऑन जॉइंट्स, और कैन यू प्लीज गो थ्रू द जॉइंट्स, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स यू इंटरेक्टेड विथ योर प्रोजेक्ट और ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट, तो मैं बताऊंगा कि आई यूज्ड मल्टीपल जॉइंट्स लाइक इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, full outer joint, cross joint. So these are the joints. In inner joint, we mostly fetch common records from both the tables. In left join we fetch common records plus remaining left side table data as a output. In right join we fetch common records plus remaining right side table data as a output. And in full outer join we will fetch common records plus remaining left data from left table and remaining right data from right table. That will be the output for full outer join. And in cross join, that is a Cartesian product. Whenever we require to cross check each and every cell with each and every cell, so we use cross join. So it is a Cartesian product. It will direct multiply a table. So suppose we have 7 records in one table and 8 records in another table. So it will direct 7 8s are 7 8s are कितना होता है 7 8s are? बताओ। 56. 56. So output will be 56 records. Okay. So 56 records. So that is a Cartesian product. Direct multiply हो जाता है। तो आपको ऐसा एक्सप्लेन करते आना चाहिए। तो कामली एक्सप्लेन करने का, बस आपको वो एक्सप्लेन करते टाइम ये फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है। और इंटरव्यू में फिर आपने जैसे जॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया तो बोलेंगे ओके ओके ओके। सो बोलेंगे चल जस्ट गिव मी द आउटपुट ऑफ सम टेबल्स। सो इन टेबल 1 there is 1 1 2 1 3, and in second table 1 1 1 2 4 2, and what is the output for inner left outer join, वैसा देखेगा। तो ये दो एंगल से क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। उसके साथ फिर वो कोड टाइप करने भी बोल सकते हैं कि आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, आपके पास डिपार्टमेंट का टेबल है, ज्वाइन करके बताओ। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है। आए कि कितनों के आंसर्स आए? मैं आंसर देता हूँ, डोंट वरी, आंसर का कोई सीन नहीं है, आराम से आंसर ले ले सकते हैं आप।
इनर जॉइन 2 5 6 खुशी कुमारी तनया तनया आर्यन, ठीक है चलो गुड। चलो मैं आंसर दूं, इसका आंसर बताओ। ठीक है, पहले ना हम इसके आंसर्स ओरली लेके देखते हैं एंड देन नेक्स्ट फेज में मैं इसके आंसर्स आपको कोड थ्रू बना के बताता हूँ, क्योंकि अब तो हमने कर दिया ना, बस ज्वाइन ही तो परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले अपने आंसर्स राइट है कि नहीं वो चेक करते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो मैं वन वन मैच हो रहा है, हाँ एक रिकॉर्ड, देन वन और कहीं पे वन मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो स्विच हो गया। देन वन वन दो रिकॉर्ड और कहीं पे मैच हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, अभी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इस वजह से यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो जीरो के साथ मैच होगा क्या, हाँ, तो कितने रिकॉर्ड हो गए, कितने रिकॉर्ड हो गए, तीन रिकॉर्ड। ठीक है, देन अगेन जीरो आ रहा है, चार रिकॉर्ड, चार रिकॉर्ड हो गए और कहीं पे मैच हो रहा है क्या, यहाँ पे आ जाएगा चार रिकॉर्ड, देन अगेन ये मैच हो जाएगा। टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए बताओ, पांच रिकॉर्ड। ये समझा क्या, 5 रिकॉर्ड्स, सबको समझा ना। अगेन बता रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लो, वन सर वन। 6 होंगे ना? चलो अपन देखते हैं ना, अभी बना के देखते हैं ना, 1 मिनट। अपने पास एनोटेशन पेन अभी तो कभी काम आए। ठीक है, ये देखो, ये वाला एक, ठीक है, एक से वन। ठीक है, देन उसके बाद में आगे तो कुछ नहीं है, फिर इसके बाद में ये वाला वन वन दो रिकॉर्ड। ठीक है, देन ये तीन चार, देन इसके साथ पांच छः, छः रिकॉर्ड आएगा, 6 रिकॉर्ड विल बी द आंसर, बराबर, 6 रिकॉर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, 6 रिकॉर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, 6 रिकॉर्ड, देन उसके बाद में अभी यहाँ पे क्या रहेगा, 6 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। लेफ्ट जॉइन में क्या है, तो 6 रिकॉर्ड है, अभी कितना रिमेनिंग रहा देखो, एक दो और तीन रिमेनिंग रहा, दिख रहा है ना सबको, ये दो और एक ये वाला तीन, तीन कोड रिमेनिंग रहा, तो टोटल कितना रिकॉर्ड रहेगा बताओ, 9 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तीन रिमेनिंग था। अभी यहाँ पे अगेन कॉमन रिकॉर्ड्स प्लस रिमेनिंग राइट, तो हमें 6 तो रिकॉर्ड क्लियर पता ही है, तो एक फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अब रिमेनिंग देखो कितने हैं, तो ये दो रिमेनिंग है और दो रिमेनिंग है, दो दो रिमेनिंग, कितने हो गए अभी बताओ, 10 रिकॉर्ड्स, 10 रिकॉर्ड्स। फुल आउटर जॉइन में बताओ कितना क्या आउटपुट आएगा, अभी तो सब पता ही है ना हमें, 6 रिकॉर्ड है इधर। ठीक है, 6 रिकॉर्ड प्लस यहाँ पे कितने थे, 3 रिकॉर्ड, एक दो और तीन रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड प्लस कितना है इधर, दो और दो चार, 4 रिकॉर्ड, सो टोटल विल बी 13 रिकॉर्ड्स। 13 रिकॉर्ड्स, ठीक है, 13 रिकॉर्ड्स, टोटल 13 रिकॉर्ड्स। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताओ कितना आउटपुट रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताओ कितना आउटपुट रहेगा, 56। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सो 56 रिकॉर्ड्स। ठीक है, 56 रिकॉर्ड्स। तो अभी हमारे सभी वैल्यूज को हम इवेल्युएट करके देखते हैं। ठीक है, सो 6 9, ये अमित वेरी गुड। हाँ, आपके आंसर्स में कौन सा गलत हुआ, एक राइट जॉइन वाला आई थिंक गलत हुआ ना आपका, राइट जॉइन वाला गलत हुआ, चेक करते हैं अपन, मेरा भी गलत हो सकता है, तो मैं क्या, मेरा हमेशा राइट ही रहता है ऐसा नहीं है, बस आपको ना उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने तक पेशेंटली देखो। चलो अब इसका कोड बिल्ड करके देखते हैं, तो दोनों पता है हमें, तो सिंपल सा कोड है। ठीक है, ज्वाइन का सिंपल सा कोड है, सिलेक्ट, हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, उसको हम ज्वाइन लिख देंगे, ज्वाइन लिखा तो भी चलता है, इनर ज्वाइन लिखा तो भी चलता है, उसको लगा देंगे हम टेबल टू। ठीक है, इसमें हम दे रहे हैं ज्वाइन, इसमें हमने दे दिया, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, ठीक है, ज्वाइन टेबल टू ऑन। ठीक है, हम ऑन लगा रहे हैं, तो कहाँ पे लगा रहे हैं हम, T1 का आईडी,
इक्वल्स टू T2 के आईडी से, डॉट आईडी से, सिंपल सा कोड। T1 का आईडी मतलब टेबल 1 का आईडी, मतलब ये जो टेबल 1 है उसका आईडी, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, उसमें टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, सिंपल सा कोड। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 ऑन T1 डॉट आईडी इक्वल्स टू T2 डॉट आईडी, सिंपल सा कोड है, इतना सा ही कोड है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और हमारे हमारे आउटपुट सामने दिख रहा है। सो 6 आउटपुट आना चाहिए था, आया 1। अब ये हमेशा टेबल साइड बाय साइड ज्वाइन होते हैं, तो अभी हमने इसमें एक एक ही कॉलम था, इस वजह से एक एक ही आया। ठीक है, और हमने जो लास्ट लिया था उसमें हमने ज्यादा कॉलम दे दिए थे। हम इसको थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स बना देंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब ये हमारा आया एक आउटपुट, तो हमारा ये वाला तो करेक्ट है, 6 इज करेक्ट आंसर। दूसरा हम देखते हैं। अभी हम दे रहे हैं इसमें लेफ्ट ज्वाइन, तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन दूंगा तो टोटल कितना आना चाहिए? अभी ना देखो, लेफ्ट साइड के ऑल आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये दो, ये तीनों आ जाएंगे, और राइट साइड में इसका नल दिखेगा हमें। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2 ऑन T1 डॉट आईडी इक्वल्स टू T2 डॉट आईडी, एकदम सिंपल सा कोड है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब सिलेक्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमें कितने आउटपुट मिल गए? हमारे 9। देखो हमारा आंसर राइट है क्या? हाँ, तो ये 3 वाले कोड एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, तो राइट साइड में तो पूरा डेटा उसने एज इट इज दे दिया, और लेफ्ट साइड में पता नहीं था क्या देना है, इस वजह से नल आया। तो यहाँ पे क्या नल इक्वल्स टू नल हुआ? बताओ, नल नल इक्वल्स टू नल हुआ, होता है क्या? सर नहीं होता। ठीक है, सो अगेन थर्ड, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन, हमने राइट ज्वाइन लिया, सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो राइट ज्वाइन में कितना है? 11 रिकॉर्ड्स। तो हमारा राइट ज्वाइन में कितने हैं? 11 रिकॉर्ड्स। सो 11 रिकॉर्ड कौन सा आया? ओके, ये वाला मिस हो गया क्या हमारा? ठीक है, कौन सा मिस हुआ हमारा? राइट ज्वाइन में 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा थे, सो 6 रिकॉर्ड, एंड देन कौन से ऐड हुए इसमें? 1 to 11। सो 2 कहाँ पे गलत हुआ? ओके, ये 2 छोड़ दिया था क्या हमने? 2 छोड़ दिया था हमने, तो 11 रिकॉर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, मेरा नहीं, आपका, अमित आपका राइट है। 11 रिकॉर्ड इज अ राइट आंसर। ठीक है, 2 स्किप हो गया था, ये वाला एक एक्स्ट्रा हमसे स्किप हो गया था। तो टोटल 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 11, देन फिर यहाँ पे भी आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 14 होगा। ठीक है, 5 रिकॉर्ड्स, ये भी देख लेते हैं अपन। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, हमारा एक है फुल फुल आउटर ज्वाइन, तो फुल आउटर ज्वाइन का आउटपुट कितना आएगा? 14 आना चाहिए अभी। ठीक है, 14 आना चाहिए, तो 14 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5 रहेंगे हमारे, 5 रिकॉर्ड रहेंगे, तो 14 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 विल बी द करेक्ट आंसर। सो देन उसके बाद में क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन कैसे देते हैं? तो क्रॉस ज्वाइन लिखना है सिर्फ यहाँ पे, क्रॉस ज्वाइन, और इसमें टेबल से सिर्फ सिर्फ कॉलम्स ही यूज होते हैं। ठीक है, कॉलम्स यूज नहीं करते हम नॉर्मली। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 क्रॉस ज्वाइन T2, बस इतना ही लिखना है, कार्टेशन हो जाएगा वो। और हमारे पास कितने रिकॉर्ड है? 56 रिकॉर्ड इन टोटल। सो हमारा आउटपुट इज 56 रिकॉर्ड, ये भी राइट है। ठीक है, सो हमने पांचों ज्वाइन परफॉर्म करके देख लिए। अभी ना यहाँ पे आपको यूट्यूब पे या गूगल पे चीट शीट मिल जाएगा, इसका चीट शीट। ठीक है, सो इसका चीट शीट में आपको एसक्यूएल डेटाबेस चीट, सॉरी, एसक्यूएल ज्वाइन चीट शीट अगर आप डाउनलोड करोगे तो ये इसके बहुत सारी चीजें आपको सिनेरियोस पहले ही बन जाएंगे। क्या है, सबको समझा? किसी को क्वेरीज है इसमें, क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है, या तो फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में सेट ऑपरेटर आगे बढ़ाता हूँ। सर हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर वंस अगेन कैन यू जॉइंट जो है उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? 100%। ठीक है, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्लोली जाते हैं। पहले, सबसे पहले ना ज्वाइन समझते हैं, क्यों ज्वाइन हम यूज करते हैं। अभी ना देखो, सिनेरियो समझो, सबसे इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू का बाद में देखेंगे, काम कब होता है। अभी देखो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है,
अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टेबल बना रहे हैं हम। अब जैसे कि हम अमेजोन की बात कर रहे हैं, हम अमेजोन की बात कर रहे हैं। अमेजोन में हम काम करना चालू कर दिए, और अमेजोन, ठीक है, अमेजोन में, या चलो जियो की बात कर रहे थे, हम जियो की बात करते हैं। जियो, तो जियो में हमने ना काम करना चालू किया। हमने सबसे पहले ना डिपार्टमेंट डिफाइन किए, और हमने उसका एक टेबल बना दिया। ठीक है, कि मेरे पास इतने इतने डिपार्टमेंट में काम रहेगा। धीरे धीरे उसके बाद में हमने एम्प्लॉय का टेबल बनाया। ठीक है, एम्प्लॉय में भी बहुत सारे थे। देन कस्टमर आए तो CUST कस्ट टेबल बनाया हमने। देन उसके बाद में कस्टमर में हमने सर्विसेज लिस्ट किए, तो सर्विस का टेबल बनाया, या प्रोडक्ट का टेबल बनाया। उसके बाद में हमने पेमेंट्स आए तो पेमेंट्स का टेबल बनाया। और उसके बाद में हमने बहुत सारे स्टोर ओपन किए तो स्टोर्स का टेबल बनाया। और डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हो रहे तो, ठीक है, डेली ट्रांजेक्शन या ऑपरेशंस का टेबल बनाया। एंड बहुत सारे टेबल बनाते गए, आप समझे कि नहीं। कंपनी है, टेबल आते जा रहे हैं, बहुत सारे टेबल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब इतने सारे टेबल बन रहे हैं, बट अभी हमको ना डिपार्टमेंट चाहिए और एम्प्लॉय चाहिए, ये दो टेबल में। इसमें थोड़ा टेबल डेटा अवेलेबल और इसमें डेटा अवेलेबल है। और अभी मुझे ऐसा डेटा चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉयज है। ठीक है, मतलब मेरे पास जो एम्प्लॉयज है वो कौन से डिपार्टमेंट से है। ठीक है, तो मुझे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट या डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय डिटेल्स चाहिए। तो ऐसे दो डिफरेंट टेबल में का डेटा फेच करने के लिए वी यूजुअली यूज जॉइंट्स कंसेप्ट। जॉइंट्स यूज करते हैं हम इसमें, जॉइन का यूज करते हैं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो टेबल में का डेटा हमें अगर फेच करके ऊपर लाना है तो वी यूज जॉइंट्स, सिंपल। ठीक है, अब ये जॉइंट्स अब ये जॉइंट्स नॉर्मली काम करता है एक फंडामेंटल कंसेप्ट पे, जिसका नाम है रिलेशनशिप। किस पे काम करता है ये? रिलेशनशिप पे। अब ये रिलेशनशिप क्या होते हैं? दिस रिलेशनशिप्स आर प्राइमरी की पीके, ठीक है, एंड एफके, फॉरेन की। प्राइमरी की एंड फॉरेन की, अभी ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसको बोला जाता है पेरेंट चाइल्ड टेबल। पेरेंट चाइल्ड टेबल, प्राइमरी की मतलब, अभी मुझे बताओ एम्प्लॉयज आपके पास है तो एम्प्लॉयज का यूनिक होने चाहिए कि डुप्लीकेट होने चाहिए? एक नाम का तो एक ही एम्प्लॉय होगा ना। जैसे कि मेरा ID 1 है तो वो नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर डुप्लीकेट होना चाहिए क्या? आपका पैन कार्ड नंबर डुप्लीकेट होना चाहिए क्या? नहीं। सो जो भी यूनिक वैल्यूज रहेंगी वो हमेशा प्राइमरी की होती है। आपको समझा ना? प्राइमरी की। अब ये क्या है? नॉर्मली इसको बोला जाता है पेरेंट टेबल, पेरेंट की। पेरेंट की, ये हमेशा पेरेंट की होती है, ये हमेशा यूनिक होती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ना पूरे वर्ल्ड में एक ही है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, उसके अपार्ट कुछ भी नहीं है। पेरेंट रहता है, उसकी चाइल्ड होती है। ठीक है, फिर वो चाइल्ड का टेबल बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसकी भी चाइल्ड होती है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही होता है। ठीक है, एक टेबल है, धीरे धीरे उसमें बहुत ज्यादा डेटा बड़ा हो गया, फिर हम उसके भी अलग अलग टेबल बनाएंगे, उसकी फॉरेन कीज होंगी। तो मतलब एक छोटे, मतलब एक टेबल के टुकड़े होते हैं और उसके पेरेंट्स की बनते रहते हैं। ठीक है, तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, अब जैसे कि आप पेरेंट है, एक पेरेंट है तो उसके दो तीन बच्चे हो सकते हैं ना, आप समझे ना। ठीक है, एक ही बच्चा होता है कि नहीं? दो बच्चे हो सकते हैं, तीन बच्चे हो सकते हैं, सिमिलरली। तो एक टेबल के, वन टेबल के मल्टीपल टेबल्स क्रिएट हो सकते हैं। मल्टीपल टेबल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो जो वन टेबल है वो आपका होगा पीके, प्राइमरी की, और मल्टीपल टेबल में हम दे देंगे फॉरेन की, एफके। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझा। अब इसको और लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपका है कस्टमर। कस्टमर, अभी मुझे बताओ कस्टमर में क्या होना चाहिए? प्राइमरी की होना चाहिए कि फॉरेन की होना चाहिए? कस्टमर यूनिक होनी चाहिए कि नहीं, वो बताओ। फॉरेन क्यों होना चाहिए? कस्टमर फॉरेन की कैसे डुप्लीकेट होंगे कस्टमर? बताइए, कि यूनिक होंगे? कस्टमर कैसे होंगे? यूनिक होंगे। यूनिक। यूनिक ही होंगे सर ना कस्टमर। कस्टमर प्राइमरी की में हम अगर कर यूनिक सकते होंगे हैं, सर। और जो
सर फॉरेन की है वो, मैं जैसे उसका कोई प्रोडक्ट हुआ तो उसको मैं फॉरेन की कर सकता हूँ, तो मैं क्योंकि प्रोडक्ट कई सारे हो सकते हैं बराबर। सिमिलर से। अब ना, अब एक माइंड में प्रिंट कर लो, ठीक है, एक माइंड में मैं स्टार मार्क करके या आईएमपी करके लिख दो, एवरी टेबल इज हैविंग वन प्राइमरी की कॉलम इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। मतलब जब भी हम कोई टेबल बनाएंगे तो पहला वाला आईडी हमेशा प्राइमरी की होता है, प्रिंट कर लो माइंड माइंड में, ठीक है। अगेन वापस बता रहा हूं मैं, आप जो भी टेबल बनाओगे, यहाँ पे जितने भी टेबल बन रहे हैं, वो सभी टेबल में एक प्राइमरी की वाला कॉलम होता ही होता है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मतलब हर टेबल में पेरेंट है करके उसका चाइल्ड बनेगा, समझा कि नहीं। पेरेंट वो तो ऐसा हो जाएगा ना कि प्राइमरी की दिया ही नहीं, मतलब ये टेबल है क्या, ऑर्फन टेबल है क्या, नहीं। तो इसका मीनिंग है हर टेबल में एक प्राइमरी की होता ही है। तो अगर कस्टमर है तो कस्टमर में एक आईडी रहेगा, CUST कस्ट आईडी। तो कस्ट आईडी आपका क्या रहेगा, पीके, ठीक है, याद रखो कस्ट आईडी ये आपका पीके रहेगा। अब ये कस्टमर ही क्या देगा, ऑर्डर दे देगा, ऑर्डर दे देगा। अब ये ऑर्डर ना, इसमें हम दे देंगे कस्ट आईडी का ही एक रेफरेंस। मतलब अभी मुझे कैसे पता चलेगा किसने ऑर्डर किया, तो मेरा इसमें एक कस्ट आईडी डाल दूंगा मैं कि ऑर्डर में कस्ट आईडी। तो रैदर देन यूजिंग कस्टमर का पूरा इंफॉर्मेशन, सिर्फ मैं आईडी से काम चला रहा हूँ। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप ना सिम कार्ड लेने जाते हो, ठीक है, सिम कार्ड लेने जाते हो तो क्या करते हो, आप अपना आधार कार्ड देते हो। आधार कार्ड में वो क्या करता है, आपका आधार कार्ड का नंबर डालता है, आपको ओटीपी मांगता है और आपको सिम कार्ड दे देता है। तो उसने क्या किया बताओ, क्या किया उसने। आधार कार्ड नंबर से हमें यूनिक कस्टमर बना दिया। आधार कार्ड नंबर से आपका पूरा डिटेल उसने एक ही जगह पे ले लिया और काम हो गया हमारा। तो आप समझ रहे हैं ये प्राइमरी की से कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आप सिमिलरली सेम सेम चीज, ठीक है, तो वही कंसेप्ट है, तो सेम कंसेप्ट पे ये रिलेशनशिप बिल्ड है। तो आपको ना उसका आउटपुट आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द आउटपुट। तो दैट्स वाई ये ऐसे टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये नंबर्स राइट आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आपके ये करेक्ट आ रहा है तो वो आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि जॉइंस में इसको हैंड्स ऑन है, इसने काम किया है, फंडामेंटली ये करेक्ट है, ठीक है। बट इतना नॉर्मली इतना छोटा माइक्रो लेवल पे चीज नहीं होती, इस वजह से रहता है। आई होप ये समझा जॉइंस वाला कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हेलो सर। बोलो ना। सर ये प्राइमरी की और फॉरेन की थोड़ा सा एक और समझा देंगे क्या? मैं फिर से अभी ना इसको थोड़ा अपन डीप जाएंगे जब हम इसके नॉर्मलाइजेशन बिल्ड करेंगे। मैं ना आपको इसका कोड भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, साथ में मैं बहुत सारे टेबल्स का प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बट अभी ना इस पे इतना ज्यादा टाइम देंगे ना तो क्लियरिटी नहीं आएगी। तो क्लियरिटी आने के लिए आपको मैं अभी इतना बता ही देता हूँ, रिपीट बता देता हूँ, ठीक है। हमेशा हर टेबल में पहला की जो होता है वो प्राइमरी की होता है, ये याद रखो। ये क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। जो पहला वाला की होगा, जैसे कि डिपार्टमेंट है तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी होगा, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय आईडी होगा, कस्टमर है तो कस्ट है तो कस्टमर आईडी होगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आईडी, पेमेंट्स है तो पेमेंट्स आईडी, स्टोर है तो स्टोर आईडी, ऑपरेशन है तो ऑपरेशन आईडी। तो दैट मीन्स एक प्राइमरी की तो होता ही होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, हर टेबल में एक प्राइमरी होता ही होता है, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट का टेबल जुड़ा होगा कस्ट एम्प्लॉय से, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक यहाँ पे डिपार्टमेंट है और इसका जुड़ा ये कनेक्टेड होगा एम्प्लॉय से, ऐसी होगा ना। तो उसके बाद में ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय के थ्रू कौन आया होगा, कस्टमर, 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 कस्टमर क्या परचेस करेगा, प्रोडक्ट, 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 प्रोडक्ट परचेस करने के बाद क्या होगा, तो कस्टमर ही क्या कर देगा, पेमेंट। प्रोडक्ट भी हो गया, अभी इधर साइड में लाइन आएगी तो पेमेंट कर देगा। तो ऐसा एक डायग्राम फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ऐसा डायग्राम इसको बोला जाता है मॉडलिंग, ER, ER डायग्राम। तो ER डायग्राम बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसे डायग्राम बनते हैं, आपने देखा होगा अभी इसमें ये वाला डायग्राम इज सॉलिड। और भी अच्छे है क्या डायग्राम हमारे पास, ERD बोलते हैं इसको, ERD,
ठीक है, ERD क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ऐसा होता है ERD डायग्राम हो गया। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ब्लर ऐसे आ बनता है। मेरे पास ओल्ड वाले भी होंगे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक टेबल भी होगा। मैं ऐसा डायग्राम आपको बनाना भी सिखाऊंगा और ये स्कीमा भी सिखाऊंगा आपको कि इसका स्कीमा काम कैसे करता है, कैसे बनता है। ठीक है, कि ये वाला टेबल इससे जुड़ रहा है, और आप भी बना दोगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर्स लगेगा हमें। 3 लेक्चर्स में हम ये पूरा डायग्राम बनाना चालू कर देंगे। बट अभी इसको ना समझने के लिए कोड समझना पड़ेगा, और बेसिक से समझना पड़ेगा, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, सो दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट्स। और ये क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं BI सिस्टम का हार्ट। किसी भी डेटा का हार्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग है हम एक हार्ट डिजाइन कर रहे हैं। इसमें भी टाइप होते हैं। ठीक है, इसमें भी, मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी टाइप्स होते हैं। अभी जो डायग्राम बन रहा है, अभी ये 2 लोगों के लिए बनेंगे, ये दो दो चीजों के लिए बनेंगे डायग्राम। ठीक है, 2 चीजों के लिए बनेंगे। एक तो आप बनाओगे आपके मोबाइल के एप्लीकेशन के लिए, मोबाइल ऐप के लिए। ठीक है, मोबाइल ऐप के लिए। अभी जो मोबाइल ऐप के लिए बनाया जाता है, इसको बोला जाता है OLTP एप्लीकेशन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो बनाते हैं वो OLTP एप्लीकेशन बनते हैं। और उसमें कौन सा ERD यूज करते हैं हम? रिलेशनल डेटा मॉडल। हम इसमें OLTP में रिलेशनल डेटा मॉडल्स यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे टेबल होते हैं और सब में चेन रिलेशनशिप होता है। मतलब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है मोबाइल एप्लीकेशन का, कि इसका डेटाबेस का साइज छोटा हो, एकदम छोटा हो, जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा हो। तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम कौन सा बनाते हैं, कौन सा डायग्राम बनाते हैं? OLTP एप्लीकेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमें दूसरा रिक्वायरमेंट होता है, हमें हमारे DB के लिए, डेटाबेस के लिए, OLTP का फुल फॉर्म बताना एक बार वापस से। ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस और ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके सर। ठीक है, एंड उसके बाद में हम बनाते हैं दूसरा डायग्राम डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए, OLAP एप्लीकेशन। अब OLAP एप्लीकेशन में हम नॉर्मली डायमेंशनल डेटा मॉडल्स बनाते हैं। कौन सा मॉडल बनाते हैं हम? डायमेंशनल डेटा मॉडल। अब OLAP एप्लीकेशन क्या होते हैं? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। अभी डेटाबेस के लिए भी तो बनाओगे ना आप। अब यहाँ पे हम मेजरली क्या करते हैं, क्वेरिंग एंड एनालिसिस। मतलब हम डेटाबेस क्यों बनाते हैं, हम हमेशा इसी में से क्यों नहीं उठा लेते? क्योंकि ना, अगर आपका सॉफ्टवेयर 1 सेकंड के लिए भी लैग कर रहा है तो आप कस्टमर लॉस कर रहे हो डायरेक्ट। आप देखो ना, अमेजोन पे जाओ, और अमेजोन पे अगर कुछ ऐसा डेटा थोड़ा भी लोड हुआ तो आप इंस्टेंट फ्लिपकार्ट पे चले जाते हो, तो फ्लिपकार्ट से परचेस कर लेते हो। ऐसा करते होगे ना आप? ठीक है, सो जब OLTP एप्लीकेशन, जब रिलेशनल डेटा मॉडल्स हम बनाने का काम रखते हैं, तब यहाँ पे माइंड में रहता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज टॉप प्रायोरिटी। परफॉर्मेंस इज टॉप प्रायोरिटी, मतलब कुछ भी हो गया चलेगा, मैं 1000 टेबल बना दूंगा, अलग अलग कर दूंगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्ड कर दूंगा, बट मेरा परफॉर्मेंस ही मेरा टॉप प्रायोरिटी होगा। अब इसके लिए हम डेटा रिडंडेंसी हटा देते हैं, मतलब उसमें का कोई भी डुप्लीकेट ना हो, डेटा डुप्लीकेट हो ही ना। तो हम उसका साइज जितना कम कर सकते हैं उतना करते हैं। तो परफॉर्मेंस इज ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी इन OLTP एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस को OLTP एप्लीकेशंस बोला जाता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। और इसमें हम रिलेशनल डेटा मॉडल्स बनाते हैं, और परफॉर्मेंस इज ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, ये रिलेशनशिप थ्रू ही बनता है। ठीक है, डेटाबेस जब एप्लीकेशन बनाते हैं तब हम OLAP एप्लीकेशंस बनाते हैं। दैट मीन्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब हम उसमें एनालिसिस, क्वेरिंग एंड एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें डायमेंशन डेटा मॉडल्स हम बनाते हैं। अब ये डायमेंशन डेटा मॉडल्स के भी 3-4 टाइप्स अवेलेबल है। तो इसमें से सबसे पहला टाइप आता है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा पहला टाइप है, स्टार स्कीमा। थर्ड, ठीक है, अब ये दिस इज स्टैंडर्ड मॉडल जहाँ पे बीच वाला टेबल होता है फैक्ट टेबल, और विच इज सराउंडेड विद डायमेंशन टेबल। तो एक स्टार स्कीमा होता है। ठीक है, उसके बाद में एक होता है स्नोफ्लेक स्कीमा। एक होता है स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, स्टार स्कीमा, देन दूसरा होता है स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है,
इन थर्ड होता है गैलेक्सी स्कीमा। ठीक है, गैलेक्सी स्कीमा। अब ये तीनों का डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ मैं। अभी इमेजिन करो कि जियो है, छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब जियो ने चालू किया कि चलो थोड़ा एक मुंबई रीजन ही कैप्चर करते हैं, और मुंबई रीजन पे उन्होंने इतने टेबल्स बना दिए, और सब सब ट्रांजेक्शन पेमेंट्स में जा रहे हैं। ठीक है, ये पेमेंट्स में सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और इसको हमने बोल दिया फैक्ट टेबल कि हमारा सब डेटा यहाँ पे जा रहा है, और विच इज सराउंडेड विद डायमेंशन टेबल। मतलब पेमेंट्स डिपार्टमेंट से तो नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज भी पेमेंट ला रहे हैं, कस्टमर भी पेमेंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी पेमेंट दे रहा है, स्टोर से भी पेमेंट आ रहा है, ऑपरेशन से भी पेमेंट आ रहा है। तो बीच वाला टेबल हो जाएगा ऑपरेशंस का फैक्ट टेबल। तो एक स्टार स्कीमा क्रिएट हो जाएगा इसमें। ठीक है, स्टार स्कीमा क्रिएट हो जाएगा, तो बीच वाला टेबल फैक्ट टेबल हो जाएगा, विच इज सराउंडेड विद डायमेंशन टेबल। बट जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है, महाराष्ट्र लेवल पे जा रहे हैं अब हम, ठीक है, अब डेटा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट लेवल प्रोड्यूस होगा, तो हम ये फैक्ट टेबल को भी नॉर्मलाइज कर देते हैं। मतलब एम्प्लॉयज का टेबल अगर बहुत बड़ा हो गया, 70-80 कॉलम अगर हो गए इसमें, तो हम उसके भी टुकड़े कर देंगे और उसको छोटा कर देंगे, उसका साइज कम कर देंगे। तब हम स्नोफ्लेकिंग करेंगे। स्नोफ्लेकिंग मतलब जब बर्फ बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो फैलता है वो, ठीक है, तो उसको स्नोफ्लेकिंग बोला जाता है। तो स्नोफ्लेक स्कीमा कर देंगे। एंड देन गैलेक्सी स्कीमा मतलब अब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है, अब इसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशंस में काम कर रहे हैं। मुंबई में भी हम, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं हम गुजरात में भी कर रहे हैं, हम इंडिया लेवल पे चल रहा है, और बहुत सारे फैक्टेबल मल्टीपल जगहों से बिजनेस जनरेट हो रहा है, मल्टीपल जगहों से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सो मल्टी फैक्टेबल्स आर देयर। ठीक है, और वो सिंगल डायमेंशन से मल्टीपल फैक्टेबल्स भी कनेक्टेड है, तो गैलेक्सी स्कीमा हो जाता है। बहुत बार तो ये देखने का चांस भी नहीं मिलता हमें, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। अब ये बनाने वाले होते हैं डेटा आर्किटेक्ट, जो जिसको 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये सब बनाते हैं। स्टार स्कीमा तो अपन ही बना देंगे। स्नोफ्लेक स्कीमा पे भी मैंने काम किया है, तो स्नोफ्लेक गैलेक्सी स्कीमा पे मैंने वो लेवल पे काम नहीं किया, बट मुझे पता है कैसा बना सकते हैं। तो वही है कि आपको उसका बेस पता होना चाहिए। तो दैट इज अ स्टार स्कीमा, और ये सभी चीजें बनते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप थ्रू। रिलेशनशिप इज द बेस। ठीक है, आई होप आपको समझा। रिलेशनशिप इज द बेस। सो कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में आप यहाँ पे, नहीं तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक समझा सबको कि गैलेक्सी स्कीमा क्या है, स्टार स्कीमा क्या है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है। ठीक है, अभी कमिंग बैक टू द दिस जॉइंस वाला कंसेप्ट। अभी जॉइंस में ये वाले जो क्वेश्चंस है, दीज आर द मोस्टली आस्क्ड। चलो मैं ना कुछ प्रैक्टिस ही दे दे, जॉइंस अपन इतना दे रहे हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कर लेते थोड़े बहुत। ठीक है, तो ठीक है, प्राइमरी की फॉरेन की बाद में लगाना सीखेंगे। ये सबको आता है क्या प्राइमरी की फॉरेन की, कि मैं बताऊँ? बता दो सर। बता दो। प्राइमरी की यस फॉरेन की कर सर, ले क्या? रिपीट कर दो। यस। एक बार रिपीट कर देना। प्राइमरी की फॉरेन की ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो चलो एक यहाँ पे मेरे पास टेबल है, वही हम लेते हैं। तो हम एक एक काम करते हैं, हम एम्प्लॉयज, और उसके बाद में चलो इतना कोड ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब आपको भी वो सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, एक हम प्रोडक्ट टेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट का पीके। ठीक है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के टेबल में कैसे बनता है टेबल? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है, उसके अंदर कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड डेटा साइज। और इसको आप प्राइमरी की बोलोगे तो उसको बस लिखना पड़ेगा प्राइमरी की, इतना सा कोड है। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, डेटा साइज, एंड उसमें आपने लिख दिया प्राइमरी की। ठीक है, और देन उसके बाद में दूसरा दे दिया प्रोडक्ट का नेम, पी नेम, उसमें आपने लिख दिया वेरकैर 50। ठीक है, एंड देन उसमें नॉट नल दे दिया। और तीसरा दे दिया क्वांटिटी, कि बाबा प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। ऐसे 3 टेबल बनाए, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमारा एक प्रोडक्ट का टेबल बन गया। ठीक है, अब ये नॉट नल क्या है? तो इसका मीनिंग है प्रोडक्ट का नेम कुछ ना कुछ तो डालना ही है। नॉट नल मतलब वो रिक्वायरमेंट, वो स्टार। ठीक है, मतलब उसमें डेटा आना ही चाहिए, उसमें ब्लैंक नहीं चलेगा। नॉट नल का मीनिंग क्या है?
उसमें ब्लैंक नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको डालना ही पड़ेगा। और हमने क्वांटिटी इंटीजर में दे दिया। हमने उसका स्कीमा चेक किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम से, तो हमें दिख रहा है PID, P नेम एंड P क्वांटिटी। अब इसमें हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और वैल्यूज आर इन सीक्वेंस। हमने 3 सीक्वेंस में वैल्यूज डालना चालू कर दिया, और हमने 3 डाला, तो 3 तो पूरा गया। ठीक है, देखो P001, P002, P003, 3 तो पूरे चले गए। ठीक है, बट चौथे में जैसे ही डालने जाऊंगा तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट आ रहा है। तो प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स whenever we use a primary key, it should always in incremental order, मतलब वो वैल्यू डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती, और उसमें नल भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर मैं सेम वाला वैल्यू दूंगा तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट, तो एक प्राइमरी की का एरर दे देगा। तो याद रखना, जब भी हम प्राइमरी की यूज करते हैं तो वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती और नल नहीं रह सकता उसमें। देखो प्राइमरी की एरर बोल रहा हूँ, दिस इज अ एरर मैसेज, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वो पूरा बताता है डिटेल में कि कहाँ पे है ये। तो अगर मैं इसके जगह पे नल दे दूँ तो नल ले लेगा क्या, चलो नल लेके देके देखते हैं। नल तो प्राइमरी की भी नहीं चलेगा, नल भी नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, वायलेशन ऑफ नल, नल इनटू PID, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। डज नॉट अलाउ नल्स, इंसर्ट फेल, फेल हो गया इंसर्ट। समझा कि नहीं सबको? ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट के 3 डिटेल डाले और प्राइमरी की कंपोनेंट को चेक भी करके देखा कि इसमें डुप्लीकेट और नल नहीं हो सकते। देन हमने फिर डिपार्टमेंट में गए हम, फिर डिपार्टमेंट का टेबल बनाया। सिमिलरली क्रिएट टेबल, टेबल नेम, DID इंटीजर दे दिया हमने, और यहाँ पे हमने प्राइमरी की दे दिया डी नेम, वेरकेर नॉट नल दे दिया, और हमने एक डिपार्टमेंट का बना दिया टेबल। ठीक है, चला गया हमारा डेटा। हमने डिपार्टमेंट में हमने 3 डिपार्टमेंट गए, चौथे में डुप्लीकेट दे दिया चेक करने के लिए कि क्या वो प्राइमरी की काम कर रहा है। टेस्टिंग कर दिया हमने, 3 तो गए, चौथे में एरर आना चाहिए। हमने चौथे में एरर आया प्राइमरी की का, तो ठीक ही है। अब फॉरेन की टेबल हम थोड़े बना लेते हैं। अब फॉरेन की टेबल में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइमरी की दे रहे हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ठीक है, अभी यहाँ पे प्राइमरी की दे, इतना तो सबको पता ही है। अब जब कभी भी हम फॉरेन की टेबल जोड़ रहे हैं तो हमें कीवर्ड याद होना चाहिए, रेफरेंसेस। क्या नाम है कीवर्ड का, रेफरेंसेस। क्या नाम है, रेफरेंसेस। अगर इतना याद रहा तो यू कैन इजीली कनेक्ट 2 टेबल्स। ठीक है, यू कैन इजीली कनेक्ट 2 टेबल्स, डिपार्टमेंट इंट रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट PK DID। तो अब कैसे जुड़ते हैं मैं इसको जोड़ के बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको करके बताता हूँ। पहले पहले अपन इसको कर लेते हैं। तो मुझे क्या जोड़ना है मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो मेरे पास एम्प्लॉयज है और मेरे पास है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। तो मुझे जोड़ना है ये वाले कॉलम को, मतलब मेरे पास अगर ID रही, तो अगर मैं 1 कंसिडर करूंगा तो दैट मीन्स ये IT है। ठीक है, अगर मैं 2 लूंगा तो इसका मीनिंग है HR है। अब ये प्राइमरी की फॉरेन की से क्या फायदा होता है, ये डेटा सिक्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आपको अगर वो टेबल देखेंगे और उसमें HR IT ऐसा ना होते हुए 1 2 3 4 रहेगा ना, तो आपको कभी समझेगा ही नहीं उसमें डेटा क्या है। तो डेटा का सिक्योरिटी बढ़ जाता है। पॉइंट समझा क्या? तो इतना इतना मेहनत करने का जरूरत क्या है, तो डेटा का सिक्योरिटी, गवर्नेंस। देन उसके बाद में आप किसी को डेटा दे रहे हो तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो उसका काम कर रहा है और हमें हमारा रिपोर्ट मिल जा रहा है। तो इस वजह से ये ज्यादा चीजें यूज होती है। और इसीलिए हर कंपनी बोलती है कि स्टार स्कीमा आता है क्या, स्नोफ्लेक स्कीमा आता है क्या, क्या फंडामेंटल्स है प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है, हाउ डू यू कनेक्ट फॉरेन की टू प्राइमरी टेबल, 2 टेबल को कैसे जोड़ोगे आप, उसको रिमूव कैसे करोगे, फॉरेन की को रिमूव करना है तो व्हाट विल यू डू। ठीक है, देन व्हाट इज द कोड टू जॉइन, व्हाट इज द कोड फॉर प्राइमरी की, व्हाट इज द कोड फॉर फॉरेन की। ठीक है, अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल में फॉरेन की लगाना है तो आपका क्या अप्रोच होगा। ऐसे मल्टीपल अप्रोच आपको पूछे जाते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में। दिस इज कोर कंसेप्ट। बहुत टाइम जाता है इसमें, बट हाँ अभी आप समझ लो, कुछ नहीं होता इसमें, थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे। अभी हमने क्या किया, यहाँ तक ये वाला पार्ट ना इग्नोर कर दो अभी के लिए, इग्नोर कर दो। तो आपको ना एकदम सीधी इजी लग रहा होगा अभी कि एम्प्लॉय का टेबल जिसमें आपने पहला कॉलम दिया, उसमें दूसरा कॉलम दे दिया, नॉट नल दे दिया, तीसरा कॉलम डिपार्टमेंट इंटीजर दे दिया। अब अगर मुझे इसको जोड़ना है, ये वाले टेबल को यहाँ पे इसको जोड़ना है, तो मुझे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा रेफरेंसेस। क्या नाम है कीवर्ड का,
रेफरेंसेस, क्या क्या नाम है, रेफरेंसेस। अगर मैं रेफरेंसेस लिख दूंगा, और किसको रेफरेंस कर रहे हैं हम, तो हमें हमारा टेबल कौन सा था, हमारा टेबल कौन सा था, डिपार्टमेंट का पीके। हम क्या रेफरेंसेस दे रहे हैं, डिपार्टमेंट के पीके को रेफरेंस दे रहे हैं हम दे रहे हैं डिपार्टमेंट के पीके को। और उसमें कौन सा कॉलम था, डीआईडी। उसमें कौन सा कॉलम था, देखो कौन सा कॉलम था, डीआईडी। तो मैंने बस इतना कीवर्ड लिखना है, क्या लिखना है हमें, रेफरेंसेस और डिपार्टमेंट डीआईडी, बस इतना ही कॉलम लिखना है, बस आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा टेबल। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, बन गया हमारा। अब मैं इसको देख रहा हूँ, तो मुझे मेरे पास दोनों टेबल आ रहे हैं, एक में है आईटी और इसमें कुछ दिया ही नहीं हमने, तो इसमें डेटा डाल देते हैं हम। अब ना देखो मैं इसमें डाल रहा हूँ वन आशीष और वन, तो वन तो मुझे पता ही नहीं क्या है, चलो अपन डाल देते हैं पहले। तो मैंने डाल दिया, ठीक है। और कौन सा वायलेशन हुआ, क्या पता क्या हुआ, ठीक है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। सो कुछ तो भी वायलेशन हो गया, 3 डेटा तो चला गया। बाकी के इसमें देखिए, हम अभी डेटा भी देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास दोनों में डेटा दिख रहा है। अभी मेरा रिक्वायरमेंट है, अभी यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि इज इट रीडेबल, इज इट रीडेबल, नहीं, कुछ भी नहीं समझ रहा, डिपार्टमेंट 1 2 3 नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो ऐसे टाइम पे हम ज्वाइन यूज करते हैं। कब ज्वाइन यूज करते हैं, जब हमें डेटा को रीड करना है और रीडेबल बना देना है, तो हम यूज करेंगे ज्वाइंस। ये समझा कि नहीं, हम ज्वाइंस कब यूज करेंगे, ठीक है। हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास ऐसा सिचुएशन आया कि हमें ऐसा 1 2 3 4 में आ रहा है और मुझे ज्वाइन यूज करना है। सो ऐसे टाइम हम ज्वाइन यूज करते हैं। इसमें देखो आप कोड बना सकते हैं, चलो मैं कोड बना के बताऊँ कि ज्वाइन का, यही पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ऐसे टाइम में कोड लिख दूंगा, तो कैसे लिखेंगे हम, ज्वाइन का कोड कैसे बनाएंगे। अब ये 2 टेबल से ही आपको बनाते आना चाहिए टेबल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन हमने कौन सा टेबल था हमारा, ठीक है, हमारा पहले ले लेते हैं हम एम्प्लॉय का एफ के, ठीक है। ज्वाइन दे रहे हैं हम डिपार्टमेंट के पीके को, ठीक है, ऑन। अब ना मैं इसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि यार इतना बड़ा कौन लिखते जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ई, और इसको दे रहा हूँ डी। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं इसको, पूरे इसका नाम मैंने दे दिया ई, और डिपार्टमेंट के पूरे इसका नाम दे दिया डी, एलियस। ठीक है। अलाइज कर रहे हैं हम, इलियास कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको इलियास कर रहे हैं, तो मैं अभी ई डॉट, कौन सा था हमारा, ई डॉट कौन सा था, देख लो पहले टेबल देख लो हमेशा, कौन से जोड़ रहे हैं हम, एम्प्लॉय का टेबल का, किससे जोड़ रहे हैं बताओ, एम्प्लॉय के टेबल में का EID, employee ईआईडी या डिपार्टमेंट आईडी, बताओ। ID, department ID. दोनों करो, देखो कभी कभी ना पहली बार में नहीं आएगा, तो टेस्टिंग करने का टेंशन नहीं लेने का, गलत हुआ तो हुआ। डिपार्टमेंट डॉट डी डॉट, अभी कौन सा डी है, तो मुझे तो जोड़ना डिपार्टमेंट को ही है ना, पॉइंट समझा क्या, मुझे इसको थोड़ी ना जोड़ना है, मुझे बस डिपार्टमेंट को जोड़ना है। तो ये डिपार्टमेंट को ये डीआईडी के साथ जोड़ना है। तो मैंने एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डिपार्ट डी का डीआईडी जोड़ा, तो अब मेरा कोड प्रॉपर आया। ये क्या लिख रहे हो, कुछ अलग ही लिख दिया आपने, तो इरेज कर दो उसको, ठीक है। ये देखो हमारा आंसर आ गया। ये समझा क्या क्या किया, समझा, ठीक है। क्या ये कोड राइट है, करेक्ट है, क्या है करेक्ट है, ये समझा कि नहीं, ऊपर से गया होगा कोड, बट चिल करो, रिलैक्स होके देखो, हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसका करेक्ट बहुत है सारा सर, करेक्ट है। कोड तो करेक्ट है, बट देयर इज अ इशू, डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट आ गया, 2 बार आ गया, ये 2 बार नहीं चाहिए यस ना, ऐसा थोड़ी ना चाहिए। आपको क्या चाहिए, 3 ही कॉलम आना चाहिए था, तब वो मोर करेक्ट रहेगा। तो मोर करेक्ट करने के लिए हम इसको इसको और अगेन लिखते हैं, और अब इसमें स्टार के जगह पे हम दे रहे हैं इसके नेम। मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय मेगा डॉट ईआईडी चाहिए था एक कॉलम, उसके बाद में दूसरा चाहिए था मुझे एम्प्लॉय में का ही ई नेम चाहिए था, ठीक है, 2 कॉलम। और दूसरा एक और चाहिए था डिपार्टमेंट में का, 2 कॉलम। 2 कॉलम, 2 नेम चाहिए था, 2 कॉलम, 2 नेम चाहिए था, 2 कॉलम, 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 2 क
मुझे चाहिए था डिपार्टमेंट नेम, बस 3 ही कॉलम चाहिए थे। तो E.EID, A.ENAME एंड D.DNAME, ये 3 ही कॉलम चाहिए। ये 2 कॉलम का तो जरूरत ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनता। तो मैं अगर ऐसे करूंगा तो मुझे मिल रहा है मेरा एज एक्सपेक्टेड कोड। ये कोड मैं फाइनली शेयर कर दूंगा, दैट विल बी माय फाइनल कोड। अब इसमें जब भी कोई आएगा तो ये वाले कोड से उनको एक्यूरेट पता चलेगा कि आईडी, नेम एंड कौन सा डिपार्टमेंट है। ऐसे रिपोर्ट्स आप बना सकते हो, दैट इज द रिपोर्टिंग जो कि हम कोड क्वेरीज बिल्डिंग करते हैं। तो धीरे धीरे होता है चीजें। आई होप आपको ये समझा, आई होप आपको ये समझा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछना है यहाँ तक मुझे पूछो। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत मल्टी सिनेरियोज बनते हैं। ये तो जस्ट मैंने बताया, अभी तो मैंने बहुत सारे सिनेरियोज लिए भी नहीं। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछो ना, पूछो ना। इधर इधर क्वेरी पेन में आप पूरा टेबल का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो पता चल रहा है कि कौन कौन सा कॉलम्स है। अगर बराबर। हमको स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर पता करना है किसी का, इज देयर ए कमांड फॉर दैट? देखो अभी ना यहाँ पे ना वो डिस्क्राइब कमांड काम नहीं करती, DESC एक कमांड है, वो यहाँ पे ठीक से काम नहीं करती। बट यू कैन यूज ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, सेम कोड अब मुझे अगर देखना है तो आई कैन यूज डेटाबेस को एक्सपांड कर दूंगा मैं। आई विल यूज ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर टू डिस्प्ले द डेटा स्ट्रक्चर। मैं बताता हूँ कैसे। हम इसमें जाएंगे हमारे वर्कशॉप पे, अगेन एक्सपांड, इसमें हम जाएंगे टेबल्स पे, अगेन एक्सपांड। ये सबसे टफेस्ट टॉपिक था, ठीक है, तो भी हमने किया, आपको आप पेशेंटली रुके, दैट इज ग्रेट। और हम धीरे धीरे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसमें हम डिपार्टमेंट को, इसको कॉलम्स देख रहे हैं, और अब हमें इसका कॉलम के स्ट्रक्चर भी दिखना चालू हो जाएंगे कि इसमें को कितने कॉलम है। तो 2 कॉलम इसमें है। और एम्प्लॉयज के टेबल को देख रहे हैं हम, इसमें एक्सपांड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें दिख रहे हैं इसके 3 कॉलम्स। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो। सो विद दिस यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें क्या है, नॉट नल कौन से कंस्ट्रेंट की है, क्या है, एवरीथिंग। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर यू कैन डिस्प्ले द टेबल स्ट्रक्चर, data type, data size, constraint and table structure, everything you are able to display with this object explorer। बहुत ज्यादा काम का है। और कोई क्वेश्चन? अभी ना देखो क्या हुआ, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट कम था और हम स्ट्रक्चर्ड नहीं लर्न कर पाए। मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने बोला जॉइंट्स पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट जॉइंट्स पढ़ाने में आ गया। बट क्या हमें टेबल बनाते आते हैं? क्या हमने बड़े टेबल बनाए? क्या हमने मॉडल्स बिल्ड किए? क्या हमने हमने बेसिक का प्रैक्टिस किया? क्या हमने हमने डेटा टाइप, डेटा साइज स्टडी किया, उसके चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए? तो ना जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, जब जैसे कि अभी मंडे से हमारा कहाँ से चालू होगा, वी विल स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम हियर, एकदम यहाँ से। हम पहले चालू कर रहे हैं सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में सर्वर आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसका कोड क्या रहेगा। देन डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देन डेटा टाइप, डेटा साइज क्या होते हैं, उसमें कितना ज्यादा क्या क्या चीजें होता है। डेटा टाइप अगर हम इंट दे रहे हैं, बिग इंट दे रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है। डेटा टाइप्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं हम, उसके बारे में 1 दिन 2 दिन हम उस पर दे रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, देन उसके बाद में हम इंसर्ट के कमांड एंड चैलेंजेस समझ रहे हैं। तो ये तो कोड हो गया वन वे इंसर्ट। ठीक है, व्हाट इज अनदर वे, आपको इंटरव्यू के लिए 2 2 3 3 वेज पता होने चाहिए कि व्हाट इज द फर्स्ट वे टू इंसर्ट अ डेटा, सेकंड वे इंसर्ट अ डेटा, थर्ड वे इंसर्ट अ डेटा। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर से कैसे करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मोड कैसे यूज करोगे। इमेजिन करो कि आपके पास में कंपनी ने आपको 1 लाख रिकॉर्ड दे दिया, 1 लाख रिकॉर्ड। ठीक है, CSV फाइल में आपने देखा, डरी हुए देख के 1 लाख रिकॉर्ड दे दिया। ठीक है, और आपको बोल दिया कि आपको ये इंसर्ट करना है आपके डेटाबेस में, कैसे करोगे आप, क्या कमांड टाइप करोगे, व्हाट इज योर अप्रोच। 1 लाख रिकॉर्ड है, 1 लाख का डेटा दे दिया, कुछ तो भी MB का डेटा है वो, 300 400 MB का डेटा दे दिया आपको, और आपको बोला कि वो डेटाबेस में डाल दो। तो कैसे डालोगे, क्या कोड टाइप करोगे क्या, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, पहला दूसरा सर हम तीसरा। इसके अंदर जैसे हमने डेटाबेस डाली हुई है ना, वैसे हम इसमें कस्टम विजार्ड के थ्रू हम टेबल इंसर्ट कर देंगे जो हमारी कंपनी देगी। इसमें टेबल इंसर्ट करने के बाद हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके जो टेबल का नाम है,
वो हम इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे पूरा टेबल का जो डेटा है वो शो हो जाएगा इसके अंदर। ओके, आप विजार्ड का यूज करोगे, ठीक है, वन ऑफ द वे। और क्या वे हो सकता है? और क्या करोगे? ये तो एक वे हुआ। क्या हमेशा एक ही रास्ता होता है? नो सर। ठीक है, तो क्या वो विजार्ड वाला वे परफेक्ट है? आर यू लाइक श्योर? आपने किया है वो कभी? सर किया है, मतलब मैंने पर्सनली यूज तो किया है, लेकिन मैंने जितने डेटा के लिए यूज किया है वो इतना लार्ज, जितना आपने बताया इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं था। मेरे में थी 150, 200, 250 लाइंस थी, रोज थी, कॉलम्स था, सब कुछ था। हो लेकिन गया अब, ना, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, हाँ किया लेकिन ना तुमने वो? बोलो। वो जैसे अगर आपने बोला कि थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो उसमें ये दिक्कत आ सकती है कि आपका जो डेटा है वो क्या कहते हैं, लोड होने में बहुत टाइम लगाएगा उसके अंदर। ठीक है मेन चल। सिर्फ इश्यू यही चीज है इसमें तो। ठीक है, और क्या वे हो सकता है? सो देर इज अनदर वे, ठीक है, मैं दो तीन वेज बताता हूँ। एक तो यू कैन यूज एक्सेल। एक्सेल इज अ बिगेस्ट, मतलब बेस्ट है। इसमें ना इंसर्ट इनटू वाले कोड्स आप सेटअप करके डाल सकते हो। वन वे। ठीक है, सेकंड वे, द बेस्ट वे इज यूज द इंपोर्ट फंक्शनैलिटी ऑफ दिस SQL सर्वर। हर डेटाबेस में एक इंपोर्ट फंक्शनैलिटी मिलती है। अब इंपोर्ट फंक्शनैलिटी से क्या है? बस आपको इंपोर्ट करना है, स्ट्रक्चर देखना है, डेटा टाइप सेट करना है, मैपिंग ठीक से करना है, डन, लोड। 10 मिनट में काम खत्म। 1 लाख का रिकॉर्ड 10 मिनट में आ जाएगा। SQL सर्वर है बहुत कैपेबल। इसीलिए तो हर जगह पे इंटरव्यू में डेटाबेस और एसक्यूएल पूछते हैं। पाइथन पे भी कोड का प्रैक्टिस होता है, बट डेटाबेस को छोड़ के कुछ भी नहीं है। मेन ही डेटाबेस है, मतलब हर प्रोजेक्ट का बैकबोन ही डेटा है। और डेटा को मैनेज करने का काम ही डेटाबेस करता है। और डेटाबेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंपोर्ट ऑप्शन, व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है, तो वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली करके। ठीक है, थोड़ा हमारे पास टाइम है, मैंने वो बहुत सारी चीजें बताया था बट किया कुछ भी नहीं। तो ऐसा ना हो कि आप बोलो कि सर एक ही होता है वो और दूसरा कुछ होता ही नहीं। सो हम उस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको मल्टीपल वेज बताया। अभी ना थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पे अगर जाएंगे, सो आई विल लाइक, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है दे कैन, उनको वो एनरोल तो कर ही सकते हैं फॉर श्योर। और ये सब हम स्ट्रक्चराइज वे में पढ़ेंगे। अभी इसमें हमें ना, देखो क्या होता है, हर चीज को टाइम देना पड़ेगा। आपको अगर लग रहा होगा कि कल ही जॉब चाहिए तो कल नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेशेंटली जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, जैसे अभी क्या ये टेबल क्रिएट करना पूछते हैं? नहीं, कौन पूछता है टेबल क्रिएट करना? सबको पता है। ठीक है, वो आपको ना तीन चार वेज पूछते हैं कि अगर इमेजिन करो, आपको एक क्वेश्चन बोल दूंगा मैं कि ओके, सो यू नो अबाउट हाउ टू क्रिएट टेबल। आप बोलोगे यस आई नो, इट इज क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, डेटा साइज, and with comma we can add multiple columns in a table. So that is a syntax for create table. So मैं बोलूंगा is there any another way? So आप बोलोगे another way, I am not recalling. Okay, तो फिर आपका वहाँ पे पॉइंट्स कट गया कि भाई इसको ना ये रट्टा मार के आया है, पहली बात। तो दूसरा वे क्या बन सकता है? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर वी आर एबल टू क्रिएट टेबल्स इन अ डेटाबेस वट एवर वी वांट, ठीक है, वेन एवर एंड वट एवर वी वांट। तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर से भी टेबल बनता है, ये पता ही नहीं था आपको। ठीक है, और अगर वो भी छूट गया, सो इज देयर एनी अनदर वे? यस, एक वे है जिसके थ्रू आप इजीली टेबल बना सकते हो। और मैं और इसको ट्रिकी कर दूंगा। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ टेबल विदाउट यूजिंग क्रिएट कमांड? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट टेबल विदाउट यूजिंग क्रिएट कमांड? कौन बताएगा? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट टेबल विदाउट यूजिंग क्रिएट कमांड? पॉसिबल है कि नहीं? है। है ना? अभी होगा इस ना पॉसिबल ऐसा, है। आराम से, क्यों इंपोर्ट नहीं? वाला। इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट से तो नहीं। टेबल क्रिएट करना है, बट आपको टेबल नहीं लिखना, टेबल नहीं बनाना। कैसे करोगे? चलो अपन अपन करके देखते हैं, अपन करके देखते हैं। टेबल चाहिए बट टेबल नहीं बनाना। ठीक है, तो अभी मुझे कैसे करेंगे, अपन कैसे करेंगे? तो एक कोड है, इंसर्ट, सॉरी, सिलेक्ट, डेटाबेसेस सिलेक्ट, में है ना सर? हाँ, डेटाबेसेस में बोलने तुम्हें था। मैं अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट टेबल विदाउट यूजिंग क्रिएट कमांड?
टेबल बनाना है बट क्रिएट कमांड यूज नहीं करना है। इज इट पॉसिबल? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है, सब हो हो सकता है, सकता है। हो सकता है। तो कैसे हो सकता है वो पता होना चाहिए इंटरव्यू में ना। ऐसा कुछ अभी गीतांजलि एक कैंडिडेट अपनी, उसके पॉडकास्ट देखना अपने यूट्यूब पे, ये अवेलेबल। वो गई टीसीएस के इंटरव्यू कैंपस थे और उनको ना ये क्वेश्चन पूछा कि इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ टेबल विदाउट यूजिंग क्रिएट कमांड। उसने बोला हाँ यस इट इज पॉसिबल, सो हाउ कम। वहां पे उसने लिखा सिलेक्ट स्टार इनटू फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। इंस्टेंट उसके सामने सिलेक्ट लिख दिया और वो चली गई। आज वो जीएसटी के डेटाबेस पे काम कर रही है, टीसीएस में उसको तीसरा साल हो रहा है। सिंपल है, सिलेक्ट स्टार इनटू, ठीक है, न्यू न्यू टेबल फ्रॉम ओल्ड टेबल। इतना सा कोड है, ठीक है, इतना सा कोड है। सिलेक्ट स्टार मतलब पूरा डेटा कॉपी कर दो, कहाँ पे, ठीक है, इनटू ये वाले टेबल में, कहाँ से, फ्रॉम नए ओल्ड टेबल में से, नए टेबल में ओल्ड टेबल में से पूरा डेटा कॉपी कर दो। सिंपल सा कोड है, सिंपल सा कोड है। इतना सा कोड अगर आप लिख दोगे ना, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे। इसमें भी एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबा आई डोंट वांट टू कॉपी द टेबल डेटा, सो हाउ डू यू कंप्लीट दिस सिनेरियो। तो क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, अपना ये हो जाता है। इसके बाद में और एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि ओके आई वांट टेम्पररी टेबल्स फॉर माय बेसिक ऑपरेशंस, सो what will be your approach? How do you create a temporary table in a database for testing purpose? So it isn't hammer any server or isn't hammer any other code, other part of the database. तो आप temporary table कैसे बनाओगे? तो वहां पे आपको पूछा जा रहा है लोकल एंड ग्लोबल कंसेप्ट के बारे में, लोकल एंड ग्लोबल टेबल्स के बारे में पूछा जा रहा है। आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब के बारे में आपको समझ भी नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे सीटीज हो। यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं? सीटीज। सीटीई बराबर है, बट आपको टेम्पररी टेबल बनाने हैं। टेम्पररी टेबल, सीटी इज वेरी गुड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कोड, मतलब वो भी एक अच्छा आंसर है। बट लोकल ग्लोबल टेबल्स के बारे में पूछा जा रहा है आपको। आर यू अवेयर अबाउट लोकल ग्लोबल टेबल्स? CT is a common table which is used for optimizing the code majorly. टेम उसका मेन काम टेबल्स। तो वही है। सो लोकल ग्लोबल टेबल्स के बारे में पूछा जा रहा है आपको। और भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज कोड ऑप्टिमाइज कैसे करते हो आप, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या कोड्स और क्या प्रैक्टिसेस आप करते हो। तो दैट इज अ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये सभी चीजें आपको पूछी जाती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि do you know how do you handle null values when there are three columns like first name, middle name, last name, and many of the last names are blank? So how do you handle this type of scenario कि आपके पास में एक फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, उसके बाद में लास्ट नेम है, और देन उसके बाद में है यहाँ पे मिडल नेम भी है। मिडल नेम भी है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, और ये मिडल नेम में बहुत सारे ब्लैंक आ रहे हैं, मतलब नल है, मिडल नेम में नल है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है कॉन्केट होना चाहिए। मतलब मुझे डेटा ऐसा है, मिडल नेम आया तो मिडल नेम आ जाए, और उसमें अगर नल आए तो इग्नोर हो जाए। सो हाउ डू यू हैंडल दिस सिनेरियो? व्हाट इज यू हाउ डू यू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिनेरियो? वेयर क्लॉज कर सकते हैं। कैसे? क्लॉज कौन सा क्लॉज दे देंगे हम? ये समझा ना सबको? आप में से बहुत सारे यहाँ पे मतलब उनको ऑलरेडी एसक्यूएल हो चुका होगा, उन्होंने एसक्यूएल किया भी होगा, आई होप। सो आपको पता ही होगा थोड़ा थोड़ा। देखो अभी ना सर क्या हो पहले गया, मिडिल कॉलम के जो रोज है उसको अपडेट करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे नल वैल्यू को ब्लैंक से। एक्चुअली प्रैक्टिकल ये पॉसिबल तो भी है क्या? लाइक कीवर्ड से कर देंगे, लाइक कैसे करेंगे हम? लाइक से लाइक ऑपरेटर। मुश्किल हो जाएगा ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। और हम जब कभी भी, अब जब ETL ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो हमारे डेटाबेस में डेटा आता है
फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम से, पर जब हमें रिपोर्टिंग क्रिएट करना होता है, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड फुल नेम। फुल नेम मुझे नहीं, डेटाबेस में हमेशा फुल नेम चाहिए होता है। फुल नेम कैसे आएगा? तो इसमें भी मेरा जो फुल नेम का रिक्वायरमेंट ऑटोमेटेड होना चाहिए, जिसमें मिडल नेम ना आए। तो ये सिनेरियो आप पढ़ो, देखो बहुत इजी सिनेरियो है, कुछ भी नहीं, बस आपको ना चीजें पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ऑपरेटर का एग्जैक्टली काम क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल है, वो ऑपरेटर्स को एग्जैक्टली कोड में कहाँ पे यूज करे। अभी देखो ये ना डेटाबेस का गेम कैसे है, ये आपको कोई एक प्रोजेक्ट देख लिया, आपको उसमें दो तीन चीजें पता चल गई ना, आपको लगे हाँ निकल गया इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है? एबीसीडी। कि आपको ABCDEFGH पता है? ठीक है, चलो ABCD पता हो गई। अब ABCD को जोड़ के कुछ कोड बना पा रहे हो आप? ठीक है, चलो कोड भी बना लिया। अब उसके बाद में प्रोजेक्ट्स पे ये कोड को कैसे घुमा रहे हो? तो देर इज लाइक ऑलवेज अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। वो अगर फॉलो करोगे तो इंटरव्यू में एसक्यूएल में कभी मार नहीं खाएंगे। और एसक्यूएल के सिवा इंटरव्यू निकलता ही नहीं। आप कोई भी इंटरव्यू में जाओ, अगर एसक्यूएल में एक भी आंसर गलत हुआ, जॉइंस का हुआ, जॉइंस, और वहां पे ना कुछ भी बात करोगे तो नहीं कंसिडर तो करते। ठीक करते है, हैं। हमारे आपको ना इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, जो कि अभी टाइम है, पढ़ा तो अभी क्या, मैं फंक्शन वंक्शन तो ठीक है बता ही देता हूँ। पर अभी ना ये कॉन्केटिनेशन फंक्शंस यूज कर सकते हो आप। ठीक है, फंक्शंस में इसमें है वो कैपेबिलिटीज कि वो नल को इग्नोर कर देता है। तो फंक्शन इज द आंसर। ठीक है, वो आप थोड़ा रिसर्च करो इस पे, ये वाले सिनेरियो को रिसर्च करो। फंक्शन उसका आंसर है, कॉन्केटिनेशन फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन है एक अवेलेबल, उससे उससे आप ये सिनेरियो बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ भी बहुत सारे, एक ईजनल करके कोड है, उससे भी वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो दो तीन सिनेरियोज, इससे दो तीन वे से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट इंटरव्यू में ना, कुछ इंटरव्यू में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो आते हैं डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट पे। डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट? ठीक है, अब डेटाबेस काम कैसे कर रहा है? ठीक है, अब अगर मेरा डेटा बहुत ही ह्यूज है, फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ डेटा, मैं अमेजोन के डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ, जैसे ऐसे कुछ अमेजोन बड़ा तो है ही ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ है ही नहीं, बट ना उसका उसके पास जितना डेटा है बस उन्हीं के पास डेटा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेटा बहुत ह्यूज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बट उनको वो उतना दिखाते नहीं, या वो उतने फ्रंट में नहीं आते, या उतना वो बाहर नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है कि जो बहुत नेक्स्ट लेवल डेटा प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर इतना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके बैकएंड में क्या हो रहा है? तो डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट आर द कोर कंसेप्ट। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट आता है नॉर्मलाइजेशन। सो हाउ डू यू अप्लाई नॉर्मलाइजेशन व्हेन यू आर हैविंग ह्यूज डेटा? ठीक है, सो व्हाट आर द नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड इन इट? सो लाइक हैव यू एवर परफॉर्म NF1, NF2, NF3 or BCNF? Or have you ever performed, do you know the types of tables, that is fact table and dimension table? Do you know the types of fact tables? That is फैक्ट टेबल के भी टाइप होते हैं। ठीक है, फैक्ट टेबल कौन सा होता है? वो सेंट्रल टेबल जहाँ पे सभी फॉरेन कीज अवेलेबल है। ठीक है, तो डू यू नो द टाइप्स ऑफ फैक्ट टेबल्स? सो इन दैट फैक्ट टेबल देयर आर सम टाइप्स लाइक एडिटिव फैक्ट्स, नॉन एडिटिव फैक्ट्स, सेमी एडिटिव फैक्ट्स। सो आर यू अवेयर अबाउट दिस फैक्ट टेबल्स? सो आपने यस बोल देंगे, बोले गिव मी द एग्जांपल ऑफ सेमी एडिटिव फैक्ट्स, हाउ डू यू इवेल्युएट द सेमी एडिटिव फैक्ट्स? आपको पता ही नहीं। तो आपको उसका एग्जांपल भी क्लियर याद होना चाहिए, उसके कोड्स भी क्लियर याद होने चाहिए। सो डू यू नो डायमेंशन टेबल? बोलेंगे यस। सो व्हाट आर द डायमेंशन टेबल, एंड इन दैट डायमेंशन टेबल हाउ डू यू इवेल्युएट द एसिडीज? सो कितने टाइप के डायमेंशन टेबल आपको पता है? जंक डायमेंशन होते हैं, डीकन्फर्म डायमेंशंस होते हैं, स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस होते हैं। So then, do you know SEDs? So how many types of SEDs are there? तो SEDs के भी टाइप होते हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो टेक्निकल साउंड करता है, बट दीज आर ऑल रियलिस्टिक थिंग्स। जैसे कि अभी आप इमेजिन करो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन में एक रिकॉर्ड, एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय के डेटाबेस में एक एम्प्लॉय ने या एंट्री किया। ठीक है, जिसका उसका उसका डेजिग्नेशन था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, आज वो ज्वाइन किया, आज का ज्वाइनिंग डेट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। अब 2 साल बाद उसका प्रमोशन हो गया, अब वो बन गया टीम लीड। ठीक है, तो क्या उसका आईडी चेंज होना चाहिए?
एम्प्लॉय का आईडी चेंज होना चाहिए, बताओ ना। नहीं नहीं एम्प्लॉय का आईडी तो चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं। तो फिर वो कैसा, बट वहां पे तो प्राइमरी की लगाया हमने, तो फिर उसका डेटा एंट्री कैसे करेंगे हम? डोंट यू बाय फील इट इज अ चैलेंज? बाय पोस्ट। आई पोस्ट। सो आप है ना, दो दो कंसेप्ट यूज करते हैं हम, दो कंसेप्ट यूज करते हैं। वन इज सरोगेट की, ठीक है, वी कैन ऐड अ न्यू की फॉर लाइक नॉट चेंजिंग द कोड, और वो सरोगेट की से हम आइडेंटिफाई करेंगे यूनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, दैट इज वन वे। ठीक है, अनदर वे एसईडीज, दैट इज स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, एसईडीज। तो जब भी ऐसा कोई रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है तो जिसका हिस्ट्री भी मेंटेन हमें चाहिए, सो वी अप्लाई एसईडी टू, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टू। सो वो भी आपको परफॉर्म करते आना चाहिए। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी कोड्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं एसएसआईएस जैसे टूल पे। ये वाला टूल है वो, एसएसआईएस। कौन सा टूल है? सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। किधर गया, गायब हो गया क्या? ठीक है, एसएसआईएस एसईडी, ठीक है, एसएसआईएस एसईडी। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। वो एसईडी, एसईडी वाला किधर गया, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एसएसआईएस एक एसईडी करके, एक सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज करके एक है, उसके थ्रू आप वो सब बिल्ड कर सकते हो। कहाँ पे गया वो, देखना पड़ेगा, होगा कहीं तो भी। ठीक है, विजुअल स्टूडियो, ये वाला है विजुअल स्टूडियो एस एस डी टी। ठीक है, तो अगर हम विजुअल स्टूडियो एस एस डी टी टूल यूज करके डेटा पाइपलाइन सेट कर सकते हैं, ठीक है, डेटा की पाइपलाइंस, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एडीएफ भी हम यूज कर सकते हैं, टैलेंट हम यूज कर सकते हैं। अब उसमें से भी आपको ये सब परफॉर्म करते आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एसक्यूएल के कोड भी आपको जॉब नहीं देंगे, बट हाँ, फंडामेंटल तो यही पूछते हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर गोइंग इन अ मार्केट। आपको ना पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या, उसके बाद क्या। और देखो, आपका इंटरव्यू ना, आपको पता है एक ही चीज, और वो आप सोच रहे हो कि वो मुझे कब पूछेगा, मैं कब बताऊंगा, वैसा नहीं होता। आपको ना एक एक क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 आंसर्स पता होने चाहिए। और वो ऐसा है कि वो आपको पूछ रहा है ए, आप बोल रहे हो यस ए है, बट आई नो बी ऑल्सो, सो मे आई प्रेजेंट दिस बी। अभी इससे क्या दिखता है, लर्निंग एटीट्यूड दिखता है। बंदे को लगता है, जैसे कल्पेश ने कल बताया ना, अभी एक कल्पेश के बारे में बताता हूँ। कल्पेश ने ऑफर क्रैक किया, अभी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, सरप्राइज देंगे अपन, ऑफर डालूंगा मैं तब पता चली जाएगा आपको। ठीक है, बंदे ने 13 लाख का पैकेज निकाला। और सबसे बड़ी बात, कंपनी विल स्पॉन्सर हिज अब्रॉड ट्रिप्स। उसको फ्रांस, जर्मनी और उनके 3-4 लोकेशंस पे उनका ये है, 3-4 लोकेशंस पे बिजनेस सेटअप है। तो कल्पेश इज गेटिंग अ चांस टू ट्रैवल अब्रॉड, पेरिस, लंदन और 3-4 जगहों पे उनके ब्रांचेस है। सो वो इतना खुश हुआ, उसने मुझे फोन किया, सर कल बात किया, बोले ना आज मेरा ऑफर आ गया बोले। सो नेक्स्ट लेवल। सो आई वाज आल्सो हैप्पी कि उसको बहुत इच्छा थी, और वो बंदा बहुत स्ट्रगल किया यार। मतलब मैं उसका ऐसी तारीफ है, ऐसी नाम नहीं लेता। मैंने उसका घर देखा, ठीक है, उसके वो चाल में रहता है। मतलब अभी बहुत स्ट्रगल देखा यार, उसने बहुत स्ट्रगल देखा बंदे ने। जिम इतना करके, जिम जिम करना, और इतना कि उसको ना उसका घर लिया उसने, और लोन के लिए भी इशू जा रहे थे उसको, तो वो लेवल पे उसने स्ट्रगल किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे कभी हेल्प नहीं मांगी उसने। मतलब वो खुददार टाइप पर्सन है, और नेक्स्ट लेवल। और उसने आज आज उसको जो अब्रॉड जाने का जो इच्छा था, वो आज उसका पूरा हो गया। उसको ऐसा ऑफर मिला कि उसका पैसा तो वैसे ही सेव रहेगा, और उसके साथ उसको अब्रॉड घूमने का और लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का भी चांस मिल रहा है। सो यहाँ से वो कहाँ पे जाएगा, हु नोज। सो इट इज ऑलवेज अ स्टार्ट, कि जर्नी स्टार्ट होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए कहीं से तो भी। धीरे धीरे ऑटोमेटिक चीजें खुल जाती है। मतलब वो होता है, रास्ता मिल जाता है हमें। और देखो, कभी भी कोई भी चीज रातों रात नहीं बदलेगी, मैंने जितना समझा। अभी जैसे कि कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसी भी है कि सर मुझे कल ही जॉब चाहिए, कल ही जॉब चाहिए। कुछ तो मार्केट में भी है, सर सर मुझे कॉल नहीं आ रहा है, एक कॉल नहीं आया तो कॉल नहीं आ रहा है। और एक अपन ने कॉल दिया, उसको बोला कि एक काम कर, मैं इंटरव्यू में आता हूँ, मैं तेरा स्क्रीन करता हूँ, मैं तेरा प्रोफाइल चेक करता हूँ, तू आ। उस दिन उसको चाचा के घर पे जाना होता है, मामा के घर पे जाना है, दादी का विकेट गिर चुका है, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो सीरियसनेस का कमी है। ठीक है, सो देखो,
ऐसे लेवल पे प्रिपेयर होना है कि हमें एक कॉल भी आया तो उस पे मारना ही चाहिए, मतलब फाड़ देना है। वो लेवल पे एटीट्यूड और प्रिपरेशन होना चाहिए। दूसरा, मार्केट में जब आप ये प्रोसेस से जाओगे जो हम बताएंगे आपको, तो वहाँ पे आपका कॉल का कमी नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस कॉल आएगा। जैसे कल्पेश को अभी भी कॉल आ रहा है, ठीक है, अपने जितने भी कैंडिडेट मार्केट में उनको कॉल आ ही रहा है, और कॉल्स है मार्केट में। अपन क्या करते हैं, प्रेफर्ड लोकेशन पूछते हैं नॉर्मल, जैसे कि आपका प्रेफर्ड लोकेशन मुंबई है और कॉल पुणे का है, तो आप मुंबई पुणे नहीं आओगे ना, तो आप मुंबई ढूंढोगे। तो पुणे के कॉल्स आप मुझे शेयर कर देते हो, मैं पुणे वाले को दे देता हूँ। आप समझे कि नहीं? साथ में आई विल हम मल्टीपल थिंग्स करते हैं, मतलब मेरे कैंडिडेट्स मुझे रेफरेंस दे देते हैं, मैं उनको शेयर कर देता हूँ। मल्टीपल चीजें होती है मार्केट में, अंदर में बहुत सारी चीजें। बट यहाँ पे एक चीज हम नहीं करते कि वो जुगाड़ नहीं करते। मैं नॉर्मली किसी बंदे को, ऐसे बंदे को बेचता ही नहीं, ना रेकमेंड करता हूँ कि जिसको कुछ आता नहीं। क्योंकि ना इससे दो चीजें होती है, एक तो ना रिलेशन खराब हो जाता है, वो कैंडिडेट प्लेस तो हो जाता है बट वापस भी आ जाता है। क्योंकि सोचो ना, आपको कोई 15 लाख रुपए दे रहा है, तो क्या सोचेगा वो? क्या आके बैठने का थोड़ी ना बोलेगा वो, उसका कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा ना। तो एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि अपने को डर लगता है डायरेक्ट, मतलब अपने को क्या लगता है, मत दे 15 लाख, 2 ही लाख चलेगा, बट तू टेंशन मत दे। टेंशन रहता है वहाँ पे, ठीक है। सो वो प्रेशर हैंडल करने लायक क्या हम बन गए? तो वो बन गए तो पता चलता है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में वो सब निचोड़ के खींचता है, मतलब। अब इंटरव्यू का मेन गोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये बंदे को फंडामेंटली ये क्लियर है, मतलब इसको एसएसआईएस के बारे में भी पता है, इसको सिक्वल सर्वर के बारे में भी पता है। मैंने अगर इसको 1 लाख का डेटा माइग्रेट करने का काम दिया तो 15 मिनट में कर दे रहा है ये, क्योंकि इसको इंपोर्ट मोड पता है, ठीक है, और भी दो चार रास्ते इसको पता है, ठीक है। इसको मैं कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी बिल्डिंग का काम दे रहा हूँ तो उसको एडवांस कोड्स भी पता है, इसको सीटी आता है, सब क्वेरीज आता है, एसईडीज के बारे में भी क्लियरिटी है। इसके साथ साथ उसके बाद में सब क्वेरीज तो पता ही पता है, लोकल ग्लोबल टेबल्स भी आता है। सबसे बड़ा है, इसको एसपी भी अच्छे से पता है और पैरामीटर्स भी ये बिल्ड कर पाता है। तो मतलब अगर मैं कोई कोड दूंगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा बट समझ के कर लेगा। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोई भी सामने वाला सोचता है। तो आपको ना वो लेवल पे प्रिपेयर होना है। जब तक हम प्रिपेयर नहीं होंगे ना, तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर हम सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देखेंगे तो प्रॉब्लम चैलेंज क्या आता है पता है क्या? वहां पे एक वीडियो खत्म नहीं होगी, दूसरा आ जाता है, फिर अपने को वो भी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि वो भी हमको नहीं पता। वो खत्म नहीं होता कि तीसरा आ जाता है, फिर वो भी इंपॉर्टेंट लगता है। फिर हम ना, हमारा वो जॉइंस ही खत्म नहीं होता, मतलब साल भर जॉइन चल रहा है अपना, फिर उसको वो खत्म नहीं हुआ, फिर हम प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट अभी मुझे बताओ, नहीं तो क्या करते हैं, उनके पास क्वेश्चन का लिस्ट तैयार होता है। मुझे क्या चाहिए? पावर बीआई डेवलपर। पावर बीआई डेवलपर में कौन से कंपोनेंट चाहिए? इसको पावर क्वेरी आना चाहिए, पावर बीआई सर्विसेज आना चाहिए, और देन डेस्कटॉप विजुअलाइजेशन आना चाहिए, और देन उसके बाद में इसको गेटवे सेटअप भी पता होना चाहिए। डैक्स के बारे में तो इसको नेक्स्ट लेवल आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे में क्वेश्चन लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ही घंटा है मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा मैं 1.5 घंटा ले सकता हूँ इसका। ऐसा मैं 3 4 घंटा थोड़ी ना इंटरव्यू लूंगा। तो 1.5 घंटे में सब क्वेश्चन कवर कर ले। और ये क्वेश्चन का आंसर दे कैसा रहा है, तो बहुत फास्ट फास्ट पूछते हो, मतलब दे डोंट हैव टाइम। वो पूछेंगे, डू यू नो द हाउ टू क्रिएट डुप्लीकेट टेबल विथ यूजिंग सिलेक्ट कमांड? आपको नहीं है? ओके, सो नहीं आता इसको ये, हाँ। तो डू यू नो जॉइंस? सो ओके, व्हाट इज जॉइन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंस? ओके, सो जस्ट टाइप, देयर आर टू टेबल्स, टेबल 1 1 to 1, टेबल 2 1 1 to 4. So give me the output for left, right, inner and full outer, and also I want join, cross join. तो मैं बस देखूंगा कितना है, तो प्रेशर में रहता है सब। और फिर उसमें आपका आंसर कितना टाइम लग रहा है, और उसमें चैटिंग कर, स्क्रीन शेयर करो बोलते हैं, उसमें टाइप करो बोलते हैं। फिर उस आपको जॉइंस, मुझे थोड़ा भी गड़बड़ लगा, ठीक है, ओके, डू यू नो जॉइंस? सो यू आर एबल टू जॉइन जॉइन वाला कोड। सो टाइप टाइप द कोड, लाइक मैं बोलूंगा आपको कि हाँ लो, एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है, मुझे कोड बना के दो जिसमें एम्प्लॉय आईडी दिखे, देन उसमें एम्प्लॉय नेम जो मैंने अभी बनाया ना, सेम कोड वो बना के बताओ। तो मैं देखूंगा कि आप बना कैसे रहो। फिर मैं क्या बोलूंगा, ओके, सो एक्चुअली आई वांट ग्रुपिंग, आई आल्सो वांट द क्लॉज टू ऐड, आई वांट फिल्टर डेटा, आई वांट डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी अबाउ 10 के ऊपर की एम्प्लॉय आईडी नीचे बताओ, फिल्टर लगा के बताओ, फिर ग्रुप बाय करके बताओ, फिर मुझे वो वाला जो ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर करेक्ट करके बताओ, तो ऑर्डर बाय क्लॉज लगा के बताओ। तो वहीं पे ही एक ही कोड में निचोड़ के पूछ लेगा। समझ में आया कि नहीं आपको क्या बोलना है मुझे? सो हमेशा इंटरव्यूअर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेशर हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, ये सब देखते हैं, ये सब देखते हैं। और देन
और वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, मतलब वो भी चाहते हैं कि साला अपना टेंशन खत्म हो जाए, जॉब मिल जाए इसको और मैं ये इंटरव्यू वाला काम खत्म हो जाए। बट ना किसी को भी जॉब देने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनको चाहिए कैलिबर कैंडिडेट जो कि कॉन्फिडेंट हो, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत सॉलिड हो, कम्युनिकेशन स्किल में वो बाप हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में वो बाप हो। अब ये कम्युनिकेशन स्किल का बहुत जनों का प्रॉब्लम है, वो बहुत बार आ जाता है बीच में, हम कम्युनिकेशन में अटक जाते हैं। तो उसका बेस्ट वे क्या है? प्रैक्टिस। इतने बार याद कर लो उसको, इतने बार मगअप कर लो कि आपको ना पहली बार देखो, जैसे कोई भी इंट्रोडक्शन दे रहा है, पहली बार अटकते हैं हम, बट आप उसको 10 बार बोलो, फिर आप ना अटकना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में 20 बार बोलो, तो आपका ना एटीट्यूड आ जाएगा उसमें, क्योंकि अब याद हो गया ना, एटीट्यूड आ जाएगा। फिर 30 बार बोलोगे तो उसमें स्लैंग आ जाएगा कि आपके अभी हैंड मूवमेंट्स, आई कांटेक्ट, आपका आपका गेस्चर वो सिंक्रोनाइज हो चुका है। 40 बार करो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया। अभी अभी तो आपको लग रहा है कि नींद में से उठ के भी चालू हो जाऊंगा मैं। It is always a practice. It is always a practice. Practice makes you perfect. That is the only way. इंटरव्यू में देखो, ये सिलेबस, ये पढ़ाई, ये लॉजिक, ये जो कंटेंट है, पावर बी आई, एसक्यूएल, ईटीएल, पाइथन, देन क्लाउड, डेटा साइंस, खत्म ही नहीं होगा। मेरे को लगता था कि मैं प्रो बन गया, उसमें और नया चीज आ गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का उस दिन अपडेट पढ़ रहा था कि पावर बीआई में इसने 3-4 चीजें और डाल दी। अभी कितना इंच पड़ेगा आदमी, अब वो उस पे पूछेंगे भी नहीं। फन पता है कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट कम्स इन दिस वीक, आर यू अवेयर अबाउट? तो फिर क्या क्या कैच करेगा, फिर क्या उसका कुछ एंड है क्या? तो कभी भी टेक्नोलॉजी का एंड नहीं। सेकंड थिंग, आप अगर 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, ठीक है, अब वो 5 साल का एक्सपीरियंस पे ऐसा काम रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कभी कभी 5 साल तक भी आदमी कुछ सीखता नहीं, कभी कभी 1 साल में 5 साल लेवल का सीख जाता है। ठीक है, क्यों न्यू कमर और फ्रेश लोगों को चांस दिया जाता है? क्यों सबसे ज्यादा ओपनिंग 2 साल से 5 साल 4 साल के लेवल पे होते हैं? क्योंकि वो अपग्रेडेड है, दे नो लेटेस्ट थिंग्स। ठीक है, और आपको ना बेस पता होना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग। मतलब वही वही मैं बाबा की तरह ज्यादा भाषण हो गया, बट हाँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन चीजों पे, ये कोर चीजों पे काम करोगे, तो हम बहुत सारी चीजें बिल्ड कर पाएंगे। हम रुक जाते हैं अभी, क्यूएनए ओपन करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है मुझे। हम कल फिर से कंटिन्यू करते हैं। कल हम इसी के ही आगे, जो मैंने आपको बताया ना, मैंने जो थ्योरी थ्योरी बताया आपको, तो मैं इसके आंसर्स जो मैंने ग्लोबल लोकल बताया, इसके आंसर्स में दे दूंगा। और कल हम प्रोजेक्ट पे डेडिकेट रहे, क्योंकि मैंने आज भी बोला था प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, तो मैंने प्रोजेक्ट का टाइम नहीं दिया। तो कल मैं प्रोजेक्ट के बारे में उसके कोड्स डायरेक्ट बता दूंगा कि ये डेटाबेस डिजाइन डॉक्यूमेंट के कोड क्या है, मैपिंग डॉक्यूमेंट के कोड क्या है, तो बता दूंगा। या तो फिर आप अभी अभी हम इसके कनेक्टेड रहेंगे ही। मैं जितना मेरे एंड से इनपुट दे सकता हूँ, मैं 100% आई विल बी मोर हैप्पी, मुझे अच्छा ही लगता है। कुछ सीन ही नहीं है। कुछ पूछना है किसी को? आई एम डन फ्रॉम माइंड, मैं कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहा। सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर पूछो ना एक्चुअली आंसर। थोड़ा आज मेरा नेटवर्क इशू था, इस वजह से आज का रिकॉर्डिंग अगर मिल पाता तो बेटर होता, क्योंकि बहुत कट ऑफ हुआ था मेरा क्लास में। नहीं ना यार, रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे, इसका वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग तो भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्यूएनए और 3-3 4-4 घंटे का रिकॉर्डिंग जा रहा है वो। और मंडे से हमारा ये IT43 बैच कंटिन्यू रहेगा, तो उसमें जो भी होगा उसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। इसका तो भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं दे रहे अपन। ओके। अच्छा, तो ये वर्कशॉप के बाद हम लोग को सर्टिफिकेशन मिलेगा बस, और फिर जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकता है, वर्कशॉप का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन के लिए वही हम चेक करेंगे कि आप कितना अटेंड, आपका था अटेंडेंस, क्या आप 5 दिन अवेलेबल, या 6-7 दिन आप थे कंटिन्यू, और आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। और सर बैठ सकते हो आप। अगर यस, और कुछ पूछना है किसी को? इस अगर ये हम लोग ने 7 दिन कर लिया, उसके आगे का प्रोसेस जो रहेगा वो कैसे रहेगा? मतलब वो ये फिर से, मतलब क्योंकि आपने बताया कुछ रिकॉर्डिंग्स है, क्योंकि मेरे कैसे है, जॉब का टाइम थोड़ा अलग है, तो यहाँ बैठ के कभी कभार कोई आके बोल देते तो फिर उस वक्त मिस हो जाता। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग डायरेक्टली ये है, अगर वर्कशॉप के ये जो आपने पढ़ाया है, तो अगर हम ज्वाइन भी करते तो मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग उस वक्त? हाँ, मिल जाएगा ना, जो कैंडिडेट्स एनरोल्ड है उनको सभी ज्वाइन रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। अभी कुछ कुछ रिकॉर्डिंग में ना अनवांटेड बातें हुई, मतलब 1 घंटा क्लास और 2 घंटा बातें हुई, तो रिकॉर्डिंग देके मतलब भी नहीं था ना, इस वजह से वो एक सीन है। बाकी फिर कंटेंट जब हम पढ़ेंगे और स्ट्रक्चराइज रहेगा, उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और जो एनरोल्ड है उनको तो ये वर्कशॉप की चीज़ें भी हम रिकॉर्डिंग में दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हेलो सर। हाँ बोलो ना फ्रांसिस।
सर वो फ्रेशर्स के लिए हाई डिमांडिंग स्किल क्या होगी? देखो फ्रेशर्स के लिए ना, देखो अभी आप आईटी में अभी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, तो डेटाबेस तो है ही, मतलब एसक्यूएल पे तो क्वेश्चंस आपको आएंगे ही, वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। साथ में एक विजुअलाइजेशन टूल आपको आना चाहिए, तो पावर बीआई इज मोर और सजेस्टेड। साथ में आपको ना थोड़ा प्रोफाइलिंग मैटर करेगा, तो साथ में उसके लिए क्लाउड ऐड कर दो आप, क्लाउड में एज्योर, ये भी एज्योर है, एडब्ल्यूएस या फैब्रिक आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोफाइल में, जिसमें वो और भी ग्रूम हो जाए वो प्रोफाइल। ये 3 चीज़ें तो मैटर करेगी। साथ में प्रोफाइलिंग में आपका बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब बहुत सारे एचआर्स आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपने कितना काम किया, आप कैसे, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, वो सब चेक किया जाता है। तो वो है, हम हमारे प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता देते हैं, व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ द फ्रेशर्स। दो जो कैंडिडेट फ्रेशर्स हैं हमारे पास, हम उनको उनका बैकग्राउंड थोड़ा अपग्रेड करके दे रहे हैं। साथ में हम उनके बैकग्राउंड में चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी कुछ पार्टनर कंपनीज है, वहाँ पे उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे रिसोर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कल्पेश भी वन ऑफ द पार्टनर कंपनी के साथ नबार्ड पे काम कर रहा है, और भी बहुत सारे रिसोर्स है। तो उनके साथ हैंड्स ऑन एक्सपोजर हम दे रहे हैं, जिससे कि आप वो काम समझो कैसे क्या चल रहा है। अलोंग साइड हम आपका प्रोफाइलिंग पे भी काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि वैसे भी एक फ्रेशर को जॉब लगने में 8-9 महीना 10 महीना जाएगा। सो 1 साल लेवल के आसपास हम एक्सपीरियंस भी आपको आ जाएगा, ठीक है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें भी वी आर प्लानिंग फॉर यू, तो जिसमें आप जब भी एचआर्स के साथ बात करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल, वो सभी चीज़ें आपको उनसे पता चली जाएगी। सर वो सन थोड़ी ना पाएंगे अपन। सो कोर्स फीस, एक कोर्स फीस मैं आज बता देता हूँ, जिस किसी को भी, इफ यू आर थिंकिंग टू ज्वाइन अ कोर्स, सो मैं पहले आपको बता देता हूँ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। तो पहली बात, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, ठीक है, आप राइज इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हो, तो हम सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें एसक्यूएल सबसे कोर पार्ट रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें हम आपको डेटाबेस डेवलपमेंट, जिसमें मैंने वो जो बताया ना कि ईआरडी, स्नोफ्लेक, स्टार स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा, तो गैलेक्सी स्कीमा तक बनाना सिखा देंगे हम, ठीक है। और उसके नोट्स, कोड्स और प्रोजेक्ट्स भी आपको शेयर करेंगे। उसके साथ हम एनालिसिस सिखाएंगे। एनालिसिस क्या, तो आपको एक पावर बीआई पे आपने एक रिपोर्ट बनाया है, जिसमें आपने डेली सेल, वीकली सेल आप बना रहे हो, और उसका एसक्यूएल का कोड बनाने का काम है। तो उसमें क्या लेवल का एनालिसिस के कोड्स लगेंगे, सीटी टेबल क्या है, सब क्वेरीज और वो सब चीजें, मतलब डेवलपमेंट एनालिसिस दोनों कवर होगा, विच विल बी लास्ट लॉन्ग फॉर 1 मंथ। अलॉन्ग विथ हम एक्सेल में, एडवांस एक्सेल, मतलब जो पावर बीआई में डैशबोर्ड बना रहे हो आप एक्सेल में भी वो लेवल का बना पा रहे हो, उसका 15 से 20 दिन का लेक्चर्स रहेगा इंक्लूडेड। उसके साथ हम ईटीएल, जो कि इसमें एसएसआईएस टूल और एडीएफ भी कवर करा रहा है। इसके साथ डेटा वेयरहाउसिंग कंसेप्ट मैंने जो बताया ना कि नॉर्मलाइजेशन, एसईडीज, ये सब, तो नॉर्मलाइजेशन वो सब चीजें पावर बीआई डेवलपमेंट लेवल तक, जिसमें 3 प्रोजेक्ट्स, डेटाबेस के 2 प्रोजेक्ट, ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। और पाइथन भी इसमें कवर होगा, पाइथन का भी एक एआई, मतलब एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मॉडल हम बना के आपको बताएंगे। सो इट ऑल इंक्लूड्स इन 40,000। 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स का नॉर्मल ड्यूरेशन रहेगा, और 2 साल का सपोर्ट हम देंगे, जिसमें जब तक आपका प्लेसमेंट होता नहीं तब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, और हम आपको हेल्प करेंगे, मतलब अगर इनकेस एक बैच में नहीं हुआ या कुछ गैप आया तो हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसमें जो की पॉइंट्स है वो है मेंटरशिप, ट्रेनिंग सब जगह होगी, अच्छी होगी। अभी कोई क्लास डाल रहा है या कोई पढ़ा रहा है तो कोई फेक तो नहीं रहता, मतलब आई डोंट बिलीव कि पढ़ाते तो होंगे ही ना कुछ तो अच्छे पढ़ाते होंगे। जो कोर पार्ट है वो मेंटरशिप है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पढ़ते पढ़ते ये नहीं समझ में आता कि करना क्या है। सो मेंटरशिप में हम कोर इंटरव्यू प्रैक्टिस करेंगे, चीजें टेक्नोलॉजी बेसिस पे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इनसाइट्स है। साथ में वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे कोर 1-to-1 इंटरव्यू प्रैक्टिस होगी, ग्रुप्स में। जो कैंडिडेट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, फ़िल्टरिंग प्रोसेस यूज़ की जाएगी, और उनमें से कैंडिडेट्स को निकाल के 1-to-1 में लिया जाएगा, और उनका 1-to-1 इंटरव्यूज़ फ्रेम किया जाएगा। एक बार 1-to-1 इंटरव्यू आपने 50% मार्क्स पे क्लियर किया, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कॉल आना। उसके बाद आपका प्रोफाइलिंग पे काम होगा, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, लिंक्डइन, नौकरी से लेके रिज्यूम बिल्डिंग तक ये हमारे हाथ में रहेगा, हम आपको बना के देंगे, और हम हर दिन आपको कॉल करके पूछेंगे कि व्हाट इज़ द फीडबैक, आज का क्या फीडबैक है। सो जब तक कॉल होता नहीं कंटिन्यूअस, वी विल बी इन टच विथ यू।
सो दैट विल बी द प्रोसेस। ये प्रोसेस हम कंटिन्यूस फॉलो करेंगे जब तक आपको जॉब लगता नहीं। कॉल्स आते जाएगा, क्योंकि अब तक कोई कैंडिडेट को कॉल नहीं आया ऐसा हुआ ही नहीं, और मेरे पास भी बहुत सारे कॉल अवेलेबल रहते हैं, बट वही कैंडिडेट को दे पाते हैं जिसको कैलिबर है। इसमें फ्रेशर्स के लिए थोड़ा चैलेंज आता है, तो फ्रेशर्स के लिए कुछ अलग प्रोसेस बनाया है, जो कि हम म्यूचुअली जब भी आप सोचोगे कि चलो एनरोल करना है, उस टाइम आपको बताया जाएगा, और उसके साथ आपका प्रोफाइल बिल्ड किया जाएगा। आपको जो फ्रेशर है उसको 6 to 8 मंथ्स का पेशेंस रखना है। रातों रात जॉब नहीं मिलता, पहले ही क्लियर होना चाहिए, और हमें ऐसा तैयार होना है कि मुझे 4-5 साल लेवल के काम भी करते आना चाहिए, तभी जाके आपको ग्रोथ मिलेगी वो काम में। सो वो लेवल पे हम आपको ट्रेन करेंगे। साथ में ये हो गया 40,000। इफ यू आर एडिंग डेटा साइंस वाला पोर्शन, जिसमें जेन एआई, CNN, ANN मॉडल्स, प्रिडिक्टिव मॉडल्स, क्योंकि वो पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो दे एक्सपेक्ट कि आपके रिज्यूम में वो सब हो, उससे फ्लोट भी होता है रिज्यूम। तो अगर वो आपको ऐड करना है तो इट कॉस्ट 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम, मतलब 2.5-3 महीना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना है, बट उसका फायदा आपको ये होगा कि आपका और प्रोफाइल बूम हो जाएगा, और इसका सिर्फ 10,000 हम चार्ज कर रहे हैं। मतलब एनालिटिक्स इज अ बेस, उसके ऊपर डेटा साइंस हम उसमें ऐड कर देंगे, और उसमें 6 महीने का जर्नी हो जाएगा, और उसका कॉस्ट आपको 50,000 प्लस 6% GST आएगा। और उसके साथ आप अगर इसमें क्लाउड भी ऐड कर रहे हो, ठीक है, क्लाउड मतलब अभी मार्केट में एज्योर डेऑप्स, एज्योर डेऑप्स हो गया, देन उसके बाद में AWS हो गया, फैब्रिक हो गया, ये क्लाउड का बहुत ज्यादा हवा है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका ये अगर आपके प्रोफाइल में आप ऐड कर रहे हो तो इट कॉस्ट यू 10,000 एक्स्ट्रा, और 1.5 से 2 महीने का ट्रेनिंग इसमें एडिशनल ऐड हो जाएगा। मतलब ओवरऑल एंड टू एंड अगर आप जुड़ते हो राइज के साथ तो इट कॉस्ट यू 60,000 प्लस 6% GST। एंड ये सिलेबस और ये कवर होने के बाद में आपका जो अभी फाइनल रिज्यूम बनेगा, तो वो हर कंपनी में कंसीडर किया जाएगा। आपको कंपनी से फ्रंट कॉल आएंगे, हम आपको कॉल देंगे, वो भी आपको एचआर के और चीजें क्लियरिटी देता हूँ मैं। होता क्या है, जब हम मार्केट में जाते हैं और हमारा रिज्यूम रेडी हो जाता है, और जब हम अप्लाई करना चालू करते हैं, तो पहले महीने में वो वार्म अप में चला जाता है, वो लर्निंग्स में होता है रिज्यूम, वो प्रोफाइल और वो सब चीजें। दूसरे महीने से पहले महीने के जो कॉल और एफर्ट्स किया वो भी काउंट किए जाते हैं, और दूसरे महीने के बाद आपको ऑफर्स दिखना चालू हो जाते हैं, ठीक है। सो आपको वहां पे 1.5 से 2 महीने का पेशेंस जर्नी होता है, जहाँ पे आपको ऑफर्स मिल जाता है, ठीक है। अब एक ऑफर आने के बाद में हम आपको निगोशिएशन पे सिखाते हैं कि निगोशिएट कैसे करना है। आपका अगर 10 है तो 15 कैसे मांगना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पे, तो हम HR मैनेजर सेशंस और बहुत सारी चीजें कवर कराते हैं, और वो चीजें होती है। सो अभी आप कोई फीस के बारे में पूछ ही रहा, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, और कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, देखो वो एक्सपीरियंस अलग है। हम क्या कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस को टेक्निकल में मोल्ड कर देंगे। अभी अपने साथ किरण जो थे, किरण ने उन्हीं के कंपनी में, अब उनके कंपनी में कैसे बोलेगा मैंने ये किया, बट जब स्विच कर रहे हैं तो वो सब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो मैनिपुलेशन हम करेंगे। थोड़ा सत्यवादी मतलब मैं भी बहुत ऑनेस्ट हूँ, बट थोड़ा बहुत तो भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा हमें आगे भी तो जाना है ना। तो लाइफ में ज्यादा भी सच नहीं बोलने का, सच झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें वो सीखे हैं अपन, इसीलिए वो रिज्यूम में आया, और रिज्यूम में आया इसीलिए आप बात कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो इसीलिए वो इंटरव्यू क्रैक हो रहा है, और इंटरव्यू क्रैक हो रहा है तो आप काम भी कर पा रहे हो। तो सिंपल 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 सॉर्टेड चीजें रहती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके मतलब भी नहीं होता। सो दैट इज द थिंग। कुछ पूछना है किसी को? आई हैव 20 years of experience, will I get a job in India? 100%। 20 साल का एक्सपीरियंस है भाई भाई आपको, तो आपने बहुत डिफरेंट एंगल से काम किया होगा। आप ना देखो, एक चीज, जो ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है उसका प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, वो कट जाते हैं वही चीज। तो हमें ना टोटल एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस में खेलना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। तो जॉब तो निकाल ही लेंगे विद एक्सपीरियंस, बट हाँ वो जो हम बता रहे हैं, वो एंगल में आपको उस पर थोड़ा ध्यान देके समझना पड़ेगा। और टू मैनेज एंड जस्टिफाई गैप इन ईयर्स, 100%। अभी गैप जस्टिफिकेशन के लिए ना पहले आपको मॉक क्लियर करना पड़ेगा और प्रोसेस के अंदर आना पड़ेगा। तो कुछ चीजें फिर बाद में आप गैप जस्टिफिकेशन पे बात कर लेंगे, और उसमें भी हम हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा। लर्निंग एट एज ऑफ 40, मैंने ना, हमने एक यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे ना राइज इंस्टीट्यूट डालो, वहाँ पे ना सारिका का एक इंटरव्यू है। सारिका मेरे पास एट द एज ऑफ 41 आई। शी वॉज अ मैनेजर बिफोर, और 8-10 साल का गैप था, और उन्होंने स्टार्ट किया, प्रिपरेशन किया, और उनको जॉब चाहिए था। तो शी स्टार्टेड अप्लाइंग द जॉब्स, एंड देन शी गॉट अ जॉब इन ऑयल एंड गैस डोमेन।
और जहाँ पे पावर बीआई का पी भी नहीं था, मतलब दूर दूर तक संबंध ही नहीं था, तो उसने पहले वो सब चीजें एक्सेल पे लाई, फिर एक्सेल के बाद में मेरे पास एक चैलेंज लेके आई, वो हमने सॉल्व किया। अभी ऑयल एंड गैस डोमेन में शी इज लाइक डोमिनेंट एंड क्रेजी क्रेजी ग्रोथ। आई मे नॉट मैच द स्पेस ऑफ सोशल लर्निंग। ये देखो कैसा सीन समझो, स्लोली पढ़ने का, आपको कल दिन नहीं बदलने हैं, पढ़ते रहने का, ठीक है। मेरे हिसाब से लर्निंग का कोई एज नहीं है, जब तक आपको आपके हाथ में ताकत है पढ़ते रहो, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। और ये फील्ड कंटिन्यूस लर्निंग वाली फील्ड है, आपको सीखने बहुत मिलता है, तो लर्निंग्स लाइक नेवर डाई, वो सीखते रहने का। और देखो चलो छोड़ो, जो आप साइड में रखते हैं उसके अपार्ट भी आप इतनी चीजें सीख जाओगे ना, आपको बिजनेस समझ जाएगा, आप अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर पाओगे, आप अपना स्टार्टअप कर पाओगे, आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठा पाओगे, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब आपके पास नॉलेज होता है ना, यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। और हम क्या कर रहे हैं पता है क्या, व्हाट आई एम टीचिंग यू टू सेल आवर सेल्फ, बेचना कैसा खुद को, ठीक है, बेचना कैसा, तो बेचते आना चाहिए, बेचने के लिए कुछ आना तो चाहिए, क्या बेचेंगे नहीं तो। सर इस वर्कशॉप के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा, उसका कैसे यूज कर सकते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुकुल आपने, सही है। क्या वो हमारे रिज्यूम में एक प्लस पॉइंट बन सकता है? 100%। देखो वाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्टिफिकेशन टू दोज हु अटेंड एंड टू एंड, सो जिससे कि आप रिज्यूम में डाल पाओ कि बाबा मैंने एक ऐसा सर्टिफिकेशन किया जिसमें मुझे पता चला डेटाबेस डेवलपमेंट के बारे में, डेटाबेस एनालिसिस के बारे में, मुझे जॉइंट्स के बारे में पता चला। तो ये चीजें लिंक्डइन पे शोकेस करो, जो जो पॉइंट्स आप सीखे ना वो डालो वहाँ पे, और वहाँ पे आप पिन करो मुझे, यू कैन लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो कि थैंक्स आशीष बर्डे, आप वहाँ पे पिन करके मुझे टैग कर सकते हो एज अ मेंटर, कि आप मेरे असिस्टेंस में आपने सीखा, सो दैट माय क्रेडिबिलिटी विल आल्सो गोज टू यू। आपने अपना ही किधर किधर सीखा वैसा ना होते हुए यू कैन पिन मी, आप उसमें भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा आपका। जैसे कि मेरा मेरे मेरे लिंक्डइन आईडीज पे बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे एचआरस और बहुत सारे मैनेजर्स, सो आई एम इन कनेक्शन विद देम, सो उनको भी वो दिखेगा कि चलो ये कैंडिडेट अच्छा है, इसने ये वर्कशॉप में ये सीखा, और इट विल क्रिएट ए क्रेडिबिलिटी। ऐसा डायरेक्ट तो कुछ होगा नहीं ना, तो वो चीज़ें क्रेडिबिलिटी में ऐड हो जाएगी। और सर्टिफिकेट शोकेस करो आप अच्छे से, उसको रिज्यूम उस पर डालो, उसका स्टेटस डालो, और उस पे रखो, उसमें हाईलाइटेड रिज्यूम में अचीवमेंट्स सेक्शन में डालो। आशीष जी, ओनली फॉर मुंबई बेस्ड कंपनीज और आर यू टैप विद एवरी मेट्रो सिटीज के बैंगलोर एनसीआर? हाँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं गुरु किरण, हम क्या करते हैं, हम प्रेफर्ड लोकेशन पूछते हैं। सो इफ योर प्रेफर्ड लोकेशन इज मुंबई, सो मुंबई की कंपनीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और उधर ही प्रेफर्ड लोकेशन डालेंगे। है बहुत कंपनी मुंबई पुणे में, उधर अभी मेरे पास ज्यादा क्राउड ना मुंबई पुणे का है। अगर किसी को बैंगलोर चाहिए तो बैंगलोर के कॉल भी आते हैं, तो बैंगलोर दे देंगे। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे है कि जिनको रिमोट ही चाहिए, तो जब तक वो रिमोट मिलेगा नहीं मैं जॉब ढूंढते रहूंगा वाला एटीट्यूड है, तो फिर वो क्या करते हैं, दिन भर इंटरव्यू देते रहते हैं, फिर वो जो भी कॉल आ रहे हैं हमें शेयर करते रहते हैं, तो इट इज अकॉर्डिंगली। मेरा लिंक्डइन आईडी आशीष एस बर्डे, ठीक है, आशीष ASH आशीष एस बर्डे BARDE, ठीक है, दिस इज माई लिंक्डइन आईडी। आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, या आशीष बर्डे आप गूगल पे भी डालोगे तो आई होप मेरा ही प्रोफाइल आएगा लिंक्डइन का। सो आप वो भी यू कैन यूटिलाइज। और क्या क्वेश्चन है?